इटली में जब 2020 वाला कोविड फैला था तो वहाँ पे बड़ा न्यूज़ आया था ना, क्योंकि पहला वाला जो कोविड था वो ओल्ड एज पॉपुलेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था कि इटली में इतने डेथ्स हो रहे हैं। तो डेथ होने का कारण ही इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज के लोग ज़्यादा थे। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा किसी भी पॉपुलेशन की साइज़ एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। ऐसा क्यों कहती है? डार्विन जी कहते थे बेटा कि पॉपुलेशन इवॉल्व होती है अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अगर टाइगर पूरा का पूरा डियर एक ही बार में खा के खत्म कर जाए, कुछ छोड़े ही ना, तो कल को क्या खाएगा वो? तो इतने होशियार है, उनको पता है कि एक बार में हम खा लेंगे ना तो अगले कुछ टाइम आने वाले समय में वही मर जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ याशिका, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आपका ये लेक्चर वन शॉट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और आपकी नीट की जर्नी को एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए एक और चैप्टर हम अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। और जैसा कि हम चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व भी करते आ रहे हैं तो आपको एंड में इसके PYQs भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। बहुत ही पहले तो बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बट अब आप सबको पता है अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड सिलेबस। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले दो आपको हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है? एक है ऑर्गेनिज्म और एक है पॉपुलेशन। इनका मतलब क्या है जान लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल्स। क्या बोलते हैं हम इसको? इंडिविजुअल्स। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, है ना? इकोलॉजी का आज से यूनिट शुरू होने वाला है। 3 ही चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर डिलीट हो चुका है। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, लेकिन मेरे जैसे और इंडिविजुअल, मतलब मेरे जैसे आप हो गए, आप जितने भी ह्यूमन स्पीशीज है, दे आर ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, तो वो बन जाएंगे पॉपुलेशन। और हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, किस किस कैरेक्टरिस्टिक से उसको नवाजा जाता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं आपको जो एक पॉपुलेशन में दिखाई देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें जो एक पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगी, जो एक पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में देखो लिखा हुआ है पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन में दिखेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखेगा। कैसे प्रूव कर सकते हो? देखो, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, इंडिविजुअल में वी टॉक अबाउट बर्थ, किस दिन पैदा हुआ, ठीक है, किस दिन इसकी डेथ होगी, मतलब जब हो जाती है, ठीक है। हम उसका सेक्स या जेंडर बताते हैं, मेल है या फीमेल है, या उसकी एज बताते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से आप एक इंडिविजुअल के पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वही अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ग्रुप की बात करें, तब बर्थ थोड़ी होता है, बर्थ रेट निकाला जाता है। जैसे अब इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की जाएगी तो एक एक इंडिविजुअल की थोड़ी बात करेंगे, तब बर्थ रेट की बात करी जाएगी। ठीक है, कोविड-19 के दौरान जब डेथ्स हो रही थी, न्यूज़ चैनल पे जो दिखाई जा रही थी, वो एक एक बंदे का थोड़ी पकड़ पकड़ के बता रहे थे। ठीक है, दे वर टॉकिंग अबाउट डेथ रेट। ठीक है, और जब एक स्टेट का बताया जाता है तो एक एक इंडिविजुअल का सेक्स या जेंडर थोड़ी बताया जाता है, तब वहां पर सेक्स रेशियो बताया जाता है कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है वहां पर। उसके बाद पॉपुलेशन में बेटा एज नहीं बताते हैं, एज पिरामिड बताया जाता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, पूरा का पूरा सर्वे करने के बाद जो कंस्ट्रक्ट करते हो पिरामिड एज के रिस्पेक्ट में, उसको एज पिरामिड कहते हैं। तो आप देखो कहाँ एट्रीब्यूट्स मैच कर रहा है। इनके पास तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे जो आपको इंडिविजुअल लेवल पर दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? बर्थ एंड डेथ रेट्स दिया है। पर कैपिटा बर्थ को बर्थ रेट कहते हैं, पर कैपिटा डेथ रेट्स होती हैं। ये आपने एक जगह और पढ़ा होगा जूलॉजी में। ठीक है, इस पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा हम कहते हैं चेंज, बर्थ से भी चेंज आएगा पॉपुलेशन में, डेथ से भी चेंज आएगा पॉपुलेशन में, है ना? तो ये क्या करती है बेटा?
इंक्रीज करवाती हैं पॉपुलेशन को, और ये करवाती हैं बेटा डिक्रीज पॉपुलेशन को। जैसे दो दो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हुए एनसीईआरटी में, कि मान लो बेटा एक तालाब है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड है, ठीक है, एक पॉन्ड में ऐसे ले लेते हैं 20 लोटस के प्लांट थे, ठीक है, 8 न्यू प्लांट्स इंट्रोड्यूस्ड, एक ईयर में हमने देखा 8 नए लोटस के प्लांट आ गए बाय बर्थ, क्योंकि बर्थ से ही आए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस लोटस प्लांट का इस पॉन्ड में बर्थ रेट को कैलकुलेट करिए, तो बर्थ रेट क्या होती है, जो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, और ये चेंज पॉपुलेशन को क्या करता है बेटा, ठीक है, बर्थ होगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ होती है तो पॉपुलेशन घटती है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है, चेंज को डिफाइन करना है, तो बर्थ रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप चेंज निकालोगे। चेंज कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, पहले 20 थी अब टोटल 28 हो गई, तो चेंज कितने का है 8 अपॉन इनिशियल, इनिशियल कितनी थी 20, डिवाइड कर लो, इतनी गणित जो आती ही आपको, ठीक है। तो ये तरीका है बर्थ रेट निकालने का। सेम बेटा अगर डेथ रेट निकालना हो तो डेथ रेट भी ऐसे निकाल सकते हो। मान लो एक लैब है, ठीक है, कोई भी नंबर दे सकता है, रट के मत बैठ जाना, 20 की जगह 40 दे सकता है, 8 की जगह 10 हो जाता है। तो हमने बेटा इसके थ्रू करने का तरीका समझा है, इतनी कैलकुलेशंस मेरे बच्चे कर सकते हैं, इतना भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर, ठीक है। मान लो बेटा एक लैब है, ठीक है, जेनेटिक्स की लैब है, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला की स्टडी करी जा रही है। यहाँ पर फ्रूट फ्लाइज हैं 40, ठीक है, लेकिन 4 उसमें से मर गई, 4 मर गई, तो अब जनसंख्या कितनी हो गई 36। तो चेंज कितने का आया बेटा, अगर आपसे पूछा जाए चलिए डेथ रेट निकालिए इस फ्रूट फ्लाई का इस लैब में, तो कैसे निकालोगे बेटा, हाउ यू विल कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट द चेंज। चेंज कितने का आया बेटा, चेंज आया 4 का, ठीक है, इनिशियल कितना था 40, तो आपका वो आ जाएगा 1/10, फिर आप लग सकते हो, ठीक है। तो दैट वुड बी डेथ रेट जो स्लैब में फ्रूट फ्लाई के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ बर्थ रेट एंड डेथ रेट शुड बी कैलकुलेटेड। बड़ा इजी है, चेंज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम अगला एट्रीब्यूट बात कर सकते हैं, बर्थ और डेथ रेट हो गया। बर्थ रेट में बर्थ की बात करते हैं, डेथ रेट में डेथ की बात करते हैं, पर कैपिटा जो आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन ऐसे करते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने सीख लिया। दूसरा चीज जो हम जान सकते हैं दैट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो एज ए नेम सजेस्ट बेटा ये क्या है, फीमेल और मेल का रेशियो, ठीक है। मान लो टोटल 1000 इंडिविजुअल्स हैं, टोटल 1000 इंडिविजुअल्स हैं, उस 1000 इंडिविजुअल्स में अगर फीमेल 600 है और मेल 400 है तो प्रोपोर्शन वाइज बता दो, 600 आउट ऑफ 400 इज द सेक्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद अगला चलेंगे और क्या आप किसकी बात करेंगे बेटा, अगला बात करने वाले हैं हम पॉपुलेशन एज, जो एज पिरामिड जिसमें आता है, जो कि अगला एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का, अगला कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। जैसे बेटा अपनी कॉलोनी में देख लो, आप किसी सोसाइटी में चले जाओ, आपको एक ही एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स थोड़े दिखेंगे, ठीक है। सब वहाँ पर 30 साल के ही हैं, या सब वहाँ पर 10-15 साल के ही बच्चे हैं सिर्फ,
ठीक है, वहाँ पर कोई पेरेंट वाला एज नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई बूढ़े लोग नहीं, ऐसा नहीं होता ना बेटा। अपनी गली मोहल्ले सोसाइटी में चले जाओ, आपको उस सोसाइटी में, उस पॉपुलेशन में 3 प्रकार के एज ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। एक प्री रिप्रोडक्टिव यंगर पॉपुलेशन होती है, जिसमें बच्चे आ गए जिन्होंने अभी तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं किया है। उसके बाद से रिप्रोडक्टिव, जो कि सेक्सुअल मैच्योर हो चुके हैं, रिप्रोडक्टिव एज को अटेन कर चुके हैं, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी होती है बेटा। मतलब इसमें काफ़ी, मतलब सोचो ये वैसे कब कौन सेक्सुअली मैच्योर होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोपोर्शन आ जाता है, काफ़ी सारे एज ग्रुप इसमें आ जाते हैं। और 50 के बियॉन्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओल्डर एज 60-70 वाले, 60 और 70 80 वाले जो पॉपुलेशन जनसंख्या होती है वो इसमें आ जाती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जब हम इन तीनों एज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं पिरामिड्स के द्वारा, तब हम उसको बोलते हैं बेटा एज पिरामिड्स। तो एज पिरामिड एक प्रकार का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। 3 प्रकार की होती हैं बेटा, ट्राइंगुलर, बेल शेप एंड अर्न शेप। फटाफट से देख लेते हैं। तो ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, ये वाला आप देखो, आपको शेप पिरामिड का कैसा मिल रहा है, ट्राइंगुलर। कैसा शेप मिल रहा है बेटा, ट्राइंगुलर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो जो यंगर जनरेशन है वो कितनी ज़्यादा है, उससे कम किसकी जनरेशन दिखा दे रहे हैं बेटा, ये ब्लू वाला क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, रिप्रोडक्टिव के बाद ये पिंक वाला क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें ही मतलब जितने भी 50 साल के बियॉन्ड एज वाले होंगे, 60 साल 70 साल पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट का मतलब जो अब रिप्रोडक्टिव एज के बियॉन्ड है, ठीक है, वो सारे लोग इसी वाले हिस्से में फॉल करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो शेप आपको ट्राइंगुलर मिल रहा है। और अगर ऐसा एज पिरामिड आपको मिलता है किसी पॉपुलेशन का सर्वे करने के बाद, तो हम कहते हैं वो पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, इंडिया का कुछ ऐसा सही है। ठीक है, अगला आप देखोगे तो स्टेबल है, शेप कैसा आ रहा है, बेल शेप। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस वगैरह में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एज पिरामिड। ठीक है, यहाँ पर देखो जो बच्चों की जनसंख्या है यंगर वालों की, वो रिप्रोडक्टिव से मैच कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटा आपको पता है पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एक बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, आपको पता होगा, आप न्यूज़ सुनते होंगे, वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में इतना कल्चर नहीं है बेटा, है ना। तो आप देख सकते हो, इसीलिए जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चों की जिन्होंने प्यूबर्टी अटेन सेक्सुअली मैच्योर नहीं किए हैं, उनकी संख्या रिप्रोडक्टिव एज वालों से लगभग प्रोपोर्शन वाइज सेम है। तो ऐसा होता है तो हम कहते हैं पॉपुलेशन इज स्टेबल, पॉपुलेशन इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पर अगर शेप देखोगे तो ये जो शेप बन करके आ रहा है, इसको हम अर्न शेप बोलते हैं। जैसे जापान और इटली में, क्योंकि उनके यहाँ इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, उनको बच्चे ऑफस्प्रिंग्स, अभी तो फिर भी उनको बोला, उनको थोड़ा सा ये है कि नहीं तो बेटा वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चे नहीं आएंगे, तो जनरेशन की कंटिन्यूटी कैसे होगी, है ना। तो वहाँ पर इतना कंसेप्ट है ही नहीं, लोग शादी ही नहीं करते हैं काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग, इसीलिए उनको ओल्ड एज कंट्री कहा जाता है, क्योंकि बच्चे नए आ नहीं रहे, अब जो हैं वो बुढ़ापे तक तो जाएंगे ही। ठीक है, तो वहाँ पर ओल्ड एज का प्रपोर्शन आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू द यंग जनरेशन। आप देखो यंग मतलब बच्चों से कितना ज़्यादा बूढ़ों की संख्या है वहाँ पर। इसीलिए इटली में जब 2020 वाला कोविड फैला था तो वहाँ पे बड़ा न्यूज़ आया था ना, क्योंकि पहला वाला जो कोविड था वो ओल्ड एज पॉपुलेशन को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा कि इटली में इतने डेथ्स हो रहे हैं। तो डेथ होने का कारण ही इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ओल्ड एज के लोग ज़्यादा थे, और कोविड-19 वायरस का जो 2020 में शिकार बन रहे थे वो ओल्ड एज वाले ही थे। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो इस तरीके से आप एज पिरामिड का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को, वन ऑफ द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको एन से डिनोट करते हैं, जिसको पॉपुलेशन साइज कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है, जैसे हमारी भी बेटा आपने देखा होगा जनगणना होती है, कैलकुलेट किया जाता है। कैसे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है? हमें पता चलता है ना, हमें कुछ टाइम पर पहले पता चला था कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ दिए हैं कोविड के बाद, ठीक है, चाइना को भी हम पीछे छोड़ दिए हैं। भाई चाइना ने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, गवर्नमेंट ने बोला बेटा इतने बच्चे पैदा करोगे तभी हम तुम्हें सरकारी बेनिफिट देंगे, जॉब देंगे, ये देंगे, फलाना देंगे। वो तो उस गवर्नमेंट की स्कीम के लालच में आकर के उन्होंने इस तरीके से बच्चे कम करने शुरू कर दिए हैं। बट हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई स्कीम आई नहीं है, तो हमारे यहाँ अभी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पर फैमिली पर कपल आप देख सकते हो, है ना। तो क्या तरीका होता है कैलकुलेट करने का? आपने देखा होगा जैसे टाउन्स वगैरह में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कितने मेंबर हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ बेटा आधार से लिंक हो गई, बहुत सारा ऑटो मतलब डिजिटलाइजेशन हो गया है। नहीं तो पुराने ज़माने में ऐसे आकर के पूछा जाता था, काउंटिंग करी जाती थी, है ना। सॉरी। तो पहला तरीका होता है बेटा कि काउंट कर लो। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि एक बोटानिकल गार्डन में जाओ, आम के पेड़ गिन करके आओ, ठीक है। आपसे पूछा जाए अपने बगीचे में जाओ और देखो आम के पेड़ की डेंसिटी कितनी है, तो वो क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मैंगो। तो क्या करोगे? सिर्फ काउंट करके आ जाओगे, ठीक है। मान लो किसी के बगीचे में 25 पेड़ लगे हुए हैं आम के, तो वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। मान लो बोला जाए यहाँ इस पार्क में जाओ और इतने नंबर ऑफ जानवर को काउंट करके जाओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर। तो टोटल नंबर काउंट कैसे करते हैं बेटा? जितने भी इंडिविजुअल्स वहाँ पर मौजूद हैं उनको काउंट कर लो। जैसे स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, ठीक है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मॉर्निंग असेंबली होती थी, हमारे 4 हाउसेस थे। हाउसेस का नाम था अभिमन्यु, ध्रुवा, भरत, प्रहलाद। तो जो उसके कैप्टन्स होते थे अपने अपने हाउस की रिपोर्टिंग करते थे। तो क्या करते थे? हेड काउंट करते हैं। क्लास टीचर क्लास में जब आते हैं अटेंडेंस लेने तक हेड काउंट करते हैं। तो हेड काउंट करने का मतलब क्या है? जितने बच्चे बैठे हैं उनके नंबर को काउंट कर लो। टोटल नंबर भी वैसा ही है, ठीक है। टोटल नंबर से साइज ऑफ पॉपुलेशन जब काउंट करोगे तो हो सकता है कि इट कुड बी एज लो एज लेस देन 10। साइबेरियन क्रेन्स बेटा, साइबेरिया से हमारे राजस्थान में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। जो वहाँ को बिलोंग करते हैं फटाफट कमेंट में अटेंडेंस लगाएंगे। लाइव तो चल नहीं रही है क्लास, इट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकती अभी लाइव चैट में आप कमेंट करो, ठीक है। लेकिन जो जो वहाँ को बिलोंग करते हैं या जो जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखे हैं कभी, गए हैं कभी, तो उनको पता होगा उस सेंचुरी के बारे में। मैं भी गई थी जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो ऐसे ही आगरा घूमने आए थे दोस्तों के साथ। तो आगरा से बहुत ही पास है बेटा, एकदम बॉर्डर पर ही है, वहाँ से कुछ 1 आवर का डिस्टेंस है या उससे भी कम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो हम गए थे, तो बड़े मज़े की बात है। जैसे कॉर्बेट वगैरह जाओ तो तुम गाड़ी में बैठ करके देखते हो, वहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं चलती बेटा, वहाँ रिक्शे वाले ही गाइड है और रिक्शे में ही बैठ के देखना पड़ता है। अब कुछ सीन्स बदल गए हो तो मुझे नहीं पता, बट मेरे टाइम पर तो मैंने ऐसे ही देखा था। क्योंकि बर्ड साउंड वाउंड से उड़ जाएंगी, तुम बर्ड ही देखने जा रहे हो, दिखे ना तो फायदा क्या है, ठीक है। तो वो साइबेरिया से आती हैं बेटा क्रेन्स, क्योंकि साइबेरिया में टेम्परेचर बड़ा खराब हो जाता है, उनके लिए बहुत अनफेवरेबल, बहुत ठंडा हो जाता है। तो उस ठंडे अनफेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वो साइबेरिया से उड़ करके हमारे भारत में, हमारे भरतपुर सेंचुरी, हमारे राजस्थान में आती हैं। अतिथि देवो भव, है ना। और अगर उनका नंबर, पॉपुलेशन साइज काउंट करने बैठोगे उस सेंचुरी में, तो हो सकता है सिर्फ 5 ही आई हो साइबेरिया से। तो इट कुड बी एज लो एज लेस देन 10। या हो सकता है एक तालाब में, तुम तालाब में क्लमाइडोमोनास का नंबर काउंट करने जाओ, पॉपुलेशन साइज नहीं, तो हो सकता है उनका नंबर मिलियंस में, क्योंकि वो तो छोटे छोटे हैं ना, ठीक है। तो हो सकता है इतनी हो, या हो सकता है पॉपुलेशन साइज मिलियंस में चली जाए अगर तुम क्लमाइडोमोनास का पॉपुलेशन साइज काउंट करोगे किसी तालाब में, ठीक है। और क्या है? दूसरा तरीका होता है बेटा बायोमास या परसेंटेज कवर। देखो कभी कभार क्या होता है बेटा, तुम काउंटिंग वाले को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जहां पर टोटल नंबर, वैसे तो कहते हैं टोटल नंबर, ठीक है, गिन लेना
कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन नंबर को बताने का। बट कभी कभार क्या होता है, ये जो तरीका है बड़ा वेग हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इसका इस्तेमाल करने से समझ में नहीं आता कि हमने सही भी बताया है। उन केसेस में, उन सिचुएशंस में बेटा टोटल नंबर को इस्तेमाल ना करके बायोमास या परसेंट कवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है टोटल नंबर तो वैसे सबसे अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने का, भापने का, बट कुछ केसेस में या तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है या बड़ा डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना, एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द टाइम जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कहता क्या है, कहता ये है बेटा, फॉर एग्जाम्पल किस सिचुएशंस में टोटल नंबर मीनिंगलेस हो जाएगा और उस सिचुएशन में बायोमास कैसे यूज करोगे। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास का मतलब वजन, वजन करके पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन नंबर बताया जाएगा। मान लो बेटा एक इलाका है, उस इलाके में आप रह रहे हो और उस इलाके में बेटा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ सबने देखा होगा, गांव गांव में तो बेटा इतने सारे बरगद के पेड़ है ना, उसके रूट्स पर झूले भी हो गए, ठीक है। और उसी जगह पर, जिस इलाके में एक बरगद का पेड़ है, उसी जगह पर बेटा 200 पार्थेनियम के प्लांट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा उस जगह में ये बताओ किसका पॉपुलेशन नंबर ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी साइज ज्यादा है, तो तुम गणित लगाओगे अपनी, और तुम गणित लगाने के बाद बता दोगे यहाँ 200 है मैम, यहाँ 1 है, तो टोटल नंबर के अकॉर्डिंग मैम इसकी डेंसिटी ज्यादा है। पार्थेनियम प्लांट कभी देखा है? छोटे से तो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, वो जंगली है ना, छोटे छोटे हैं, हाँ। और वहीं पर एक बड़ा बरगद का पेड़। तो तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि हमने 200 पार्थेनियम प्लांट को अगर हम कह दे कि उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो तुमने तो इतने बड़े बरगद के पेड़, विशाल पेड़ को इग्नोर मार दिया, उसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर मार दिया। अजीब है, ये सही नहीं है, ये मीनिंगलेस थोड़ा सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है, टोटल नंबर को मारो गोली और इस्तेमाल करो वजन का। एक टहनी का भी तुम वजन करने निकलोगे ना, एक टहनी का भी वजन कर लोगे ना, तो 200 पार्थेनियम प्लांट के वजन को पार कर जाएगा वो। तो ऐसी केसेस में वजन का इस्तेमाल, जिसका वजन ज्यादा, जो है भारी भरकम, उसकी डेंसिटी को हम मानेंगे, उसकी डेंसिटी कहेंगे कि वो ज्यादा है। ठीक है जी, ओके जी। इसके अलावा बेटा एक तरीका होता है इनडायरेक्ट काउंट। इनडायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट बेटा वाइल्ड एनिमल्स के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ये इस्तेमाल किया जाता है टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर सेंसस को कैलकुलेट करने के लिए। अब बेटा टाइगर कह रही हूँ, टाइगर तो आपको पता है कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको टाइगर की जनसंख्या पता करनी है तो उसके सामने हाय टाइगर, हेलो टाइगर तो करोगे नहीं, ना तो इतनी हमारे पास, हमारा जिगरा इतना है, ना तो हमारे पास हिम्मत। अब कुछ बच्चे आएंगे, मैं तो कर सकता हूँ मैम, है ना बेटा, हवाई बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल बातें करनी है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ आपको पता है भाई, मैंने तो पहले, वैसे तो मैं पहले और भी नेशनल पार्क्स गई हूँ जहाँ पे दे आर फेमस फॉर टाइगर्स, जहाँ पे टाइगर स्पॉट किए जाते हैं। 2019 की बात है, आई वेंट टू दी रणथंबोर नेशनल पार्क। मेरे को लगा टाइगर तो दिखेगा नहीं, सुबह सुबह का टाइम था, वैसे तो वो जोन में स्पॉट किए जाते हैं, बट आई वाज लाइक कि अभी तक तो कभी दिखा नहीं, इस बार भी नहीं दिखेगा। ठीक है भाई, टाइगर दिख गया, बहुत ही सुंदर, ठीक है, बहुत ही पहली बार। वैसे जू में भी देखा है, बट जू में तो आपको पता है ना कैसा पतला सा टाइगर होता है, ठीक है। अब जो वहाँ पर होगा नेचुरली, जो नेचुरल खाना खाता है, शेर जैसे रहता है, ठीक है। तो भाई टाइगर दिख तो गया, भाई टाइगर दिख रहा, मैं तो ऐसे छुपी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था छलांग ना मार दे,
ठीक है, जबकि आप और भी लोगों के साथ रहते हो, लेकिन जब आप एक रिसर्च कर रहे होगे, आप 10 लोगों को तो लेके जाओगे नहीं, है ना, आप अकेले रिसर्च कर रहे हो। कभी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे कैसे रिसर्च करते, छुप छुप करके अपने आप को कैमोफ्लेज करके। तो बेटा या तो खतरों के खिलाड़ी बनोगे या तो जान को गवा के आओगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वहां जाकर के हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करेंगे 1 2 3 4। ऐसे केसेस के लिए इनडायरेक्ट तरीका अपनाया जाता है टाइगर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उनके पंजों के निशान, पग मार्क्स को यूज किया जाता है और फीकल पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये 2 इनडायरेक्ट तरीके होते हैं एक एरिया में टाइगर सेंसस, टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो खतरनाक है, जिनके सामने हम जाकर के उनको काउंट नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ इनडायरेक्ट तरीका होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे और बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा किसी भी पॉपुलेशन की साइज एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। ऐसा क्यों कहती है? आज आप जाकर के फॉर एग्जाम्पल काउंट करोगे, टाइगर का नंबर 100 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज से 5 साल बाद जाओगे तो 100 ही होगा। उन्होंने कोई बच्चे नहीं दिए होंगे, हो सकता है दिए होंगे, 100 से 200 पहुंच गया हो, या हो सकता है कि कम भी हो गया हो, है ना। डेथ भी तो होगी, मर भी तो जाएंगे, या उस इलाके से किसी और इलाके में चले जाएंगे तो उस इलाके की पॉपुलेशन डेंसिटी घटा देंगे। तो बहुत सारे चीज़ें बेटा मैटर करती हैं जब आप एक पॉपुलेशन साइज को डिफाइन करते हो। पॉपुलेशन साइज कभी भी सेम, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई ना, चाइना से भी आगे चली गई, तो अभी फिर से करोगे, हो सकता है फिर से कोई चेंजेस आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आज तुमने पॉपुलेशन कर लिया तो अगले 20 साल 25 साल तक वही पॉपुलेशन चलेगा, नहीं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज चेंज डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर: बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये समय के साथ बदलता रहता है और डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर, जैसे खाने की अवेलेबिलिटी कैसी उस एरिया में, वो किसी प्रिडेशन का शिकार तो नहीं हो गए, ठीक है, प्रिडेटर तो नहीं खा गया उनको, प्रिडेशन प्रेशर होता है, ठीक है, या क्लाइमेट कंडीशन वहाँ की कैसी है, क्या पता उनको उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ जाए, ठीक है। इनफैक्ट बेटा ये जो चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में, यही कुछ आइडिया देते हैं कि क्या चल रहा है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन घट रही है। Whatever might be the ultimate reason, कोई भी रीजन हो बढ़ने का घटने का, जो भी डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की किसी भी हैबिटेट, किसी भी एरिया में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, वो फ्लक्चुएट करती है, वो चेंज होती रहती है 4 बेसिक चीज़ों की वजह से। और वो 4 बेसिक चीज़ें क्या हैं बेटा? नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। नेटैलिटी में बर्थ्स की बात करते हैं हम, जो भी बर्थ्स हुई हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। और अगर ऐसा होता है बेटा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, ये एड ऑन करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। मोर्टैलिटी क्या होता है बेटा? जो भी डेथ्स हुई हैं इन अ पॉपुलेशन गिवन पीरियड इन अ गिवन टाइम, ये क्या करती हैं बेटा? डिक्रीज करती हैं। इमिग्रेशन क्या होती है? किसी इलाके में, ठीक है, जैसे मान लो आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पर 10 कुत्ते हैं, हर मोहल्ले में आपको बहुत सारे दिखाई देंगे डॉग्स, है ना। आपने काउंट करके रखे हैं, अच्छा हमारे इलाके में मोहल्ले में तो 10 हैं, तो 10 के 10 ही रहेंगे, नहीं ना, किसी दूसरे मोहल्ले से भी तो आ सकता है। तो हमारे मोहल्ले की पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ डॉग की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। उसी को किसी और इलाके से अपने इलाके में आए, उसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अगर डॉग का देख रहे हो तो डॉग का ही स्पीशी दूसरे मोहल्ले से हमारे यहाँ आना चाहिए। बिल्ली का मत काउंट करके बैठ जाना, गाय आ गई तो मत काउंट करके बैठ जाना, ठीक है। इससे भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन ई को रिलेट करना एग्जिट से, आई को रिलेट करना इन से, ठीक है। अगर हमारे यहाँ के हमने 10 डॉग्स काउंट कर रखे हैं मोहल्ले के, उसमें से 5 किसी और मोहल्ले में चले गए,
तो हमारे यहाँ की तो पॉपुलेशन डेंसिटी मोहल्ले की घटा के चले गए ना, एग्जिट मार गए, ठीक है। तो इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने अपना इलाका छोड़ा और कहीं और जाकर के बस गए इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो दो चीजें इंक्रीज करती है, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, और दो चीजें घटाती हैं, मोर्टालिटी एंड इमिग्रेशन, ठीक है। तो देखो एक एनसीईआरटी में इस तरीके का पैराग्राफ बना हो, पैराग्राफ नहीं, एक तरीके का फ्लो चार्ट है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। नेटैलिटी पॉपुलेशन डेंसिटी पर एड ऑन करती है, बढ़ाती है पॉपुलेशन डेंसिटी को। मोर्टालिटी घटाती है, माइनस, ठीक है। इमिग्रेशन होगा तो भी पॉपुलेशन डेंसिटी एड ऑन होगी, इंक्रीज होगी। इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है। यहां पर ये जो दो लाइन है, कब आप कहोगे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, अगर बर्थ और इमिग्रेशन बेटा ज्यादा होता है डेथ और इमिग्रेशन से, तब तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इसका उल्टा होगा, अगर डेथ और इमिग्रेशन ज्यादा होगा बर्थ और इमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। यही बातें लिखी हुई हैं नीचे, ठीक है, कब बढ़ती है कब घटती है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर हम मान लें n इज दी पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम t पर, तो टाइम एट डेंसिटी t+1, मान लो आज आप जाकर के शेर का नंबर काउंट कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलोगे nt, और आज से 1 साल बाद फिर जाओगे और वहां पर काउंट करोगे शेर का, तो वो हो जाएगा t+1। तो t+1 निकालोगे कैसे, हाउ यू विल कैलकुलेट, जो 1 साल पहले आपने काउंट कर रखा था पॉपुलेशन एट टाइम t, या आप कह सकते हो इनिशियल पॉपुलेशन, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करोगे, जो बर्थ हुआ है, जो इमिग्रेशन हुआ है, माइनस किससे करोगे, डेथ और इमिग्रेशन के सम से। दिस इज हाउ nt+1 विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा इजी है, बस आपको याद रखना है। यू कैन सी फ्रॉम दी अबव इक्वेशन कि पॉपुलेशन डेंसिटी तभी बढ़ेगी जब नंबर ऑफ डेथ और इमिग्रेंट्स मोर हो फ्रॉम डेथ प्लस इमिग्रेंट्स। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करो बेटा, तो बर्थ और डेथ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। बट अगर तुम कोई स्पेशल कंडीशन एज्यूम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल अ न्यू हैबिटेट, अभी नया नया हैबिटेट कॉलोनाइज होना ही शुरू किया है, जैसे मान लो कोई नई सोसाइटी बन रही है, वहां तो पहले से कोई था ही नहीं ना, कोई था ही नहीं, तो किसी के बच्चे नहीं आएंगे, किसी की मौत नहीं होगी, तो उस नई सोसाइटी में बर्थ और डेथ पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे। अब जो वहां पर जो परिवार उस जगह पे उस सोसाइटी में जाकर के बसेगा, कॉलोनाइज करेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा उस सोसाइटी के पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो जाने को क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। तो स्पेशल कंडीशन, मान लो कोई नया नया इलाका बस रहा है, तो जो इमिग्रेंट्स होंगे, जो इमिग्रेशन होगी, वो डिसाइड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो एनसीईआरटी कहती है नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। बाकी के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो तब इंपॉर्टेंस एज्यूम करते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन हो, जैसे कोई नया नया इलाका अगर बस रहा है, तो वहां पर इमिग्रेशन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ को, रादर देन बर्थ एंड डेथ रेट्स। क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज ग्रोथ मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं हम, ग्रोथ मॉडल। फटाफट एनसीईआरटी खोल लीजिए यहां तक, फटाफट। ओके, सो ग्रोथ मॉडल्स क्या है बेटा, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन को ध्यान से देखोगे तो क्या पूछ रहा है कि डज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद द टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, क्वेश्चन मार्क। वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको पता है बेटा, अगर किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक ना लगाया जाए तो एक्सटेंसिवली ग्रो करता ही चला जाएगा, बट नेचर की अपनी लिमिट है बेटा, नेचर की अपनी थ्रेशोल्ड है। अगर उस चेक को ना देखा जाए तो आपको पता है ह्यूमन पॉपुलेशन का आपने हाल देखा ही है,
जब चाइना की गवर्नमेंट ने रोक टोक लगाना शुरू किए, कुछ चेक्स लगाना शुरू किए, चेक्स इन द सेंस कि आपको इतने ही बच्चे करने हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे बेटा तो ही मतलब वो करेंगे तो ही उनको गवर्नमेंट स्कीम जो बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो उठा पाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब एक तरीका था, एक स्टेप था, एक मेजर था जो वहाँ की गवर्नमेंट ने उठाया वहाँ की पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करने के लिए। शायद यहाँ पर ऐसा हो तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो बेटा देखो स्पेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, एवरीथिंग इज लिमिटेड। उस लिमिटेड चीज़ के लिए फिर जंग होगी, है ना। तो देखो हमेशा ग्रोथ मॉडल, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो बेटा दो प्रकार के आपको पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने हैं, बट उसको स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की ये लाइंस को रीडिंग कर लेते हैं, मतलब रीड लगा लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि आपको पता है कि अगर अनब्रिडल मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब ऐसी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, कि मतलब स्पेस नहीं है। अब आपको पता है बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, अब घर चाहिए होता है तो घर बनाना पड़ता है, अर्बनाइजेशन होती है, अर्बनाइजेशन होगी तो बेटा पेड़ पूड़ काटे जाएंगे, तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं जो उससे क्रिएट होते हैं ये सब उससे अवेयर होंगे। तो एनसीईआरटी भी कहती है, तो आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो जो प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होती है किसी भी कंट्री में, ठीक है, दैट इज समथिंग विच वी कैन इमेजिन। इसीलिए उससे रिलेटेड एक लाइन देखो लिखी हुई है, एंड इट इज़ देयर फॉर नेचुरल है हमारे लिए कि हम थोड़े क्यूरियस हों ये जानने के लिए कि क्या डिफरेंट पॉपुलेशंस जो एनिमल की पॉपुलेशंस इन नेचर में क्या ये बिल्कुल सेम वे की तरह रिएक्ट करती है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन सबसे एडवांस है बेटा, इसको कोई खाने वाला तो है नहीं, हाँ ये नेचुरली मर गया या एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो दैट इज समथिंग एल्स, हमारे में प्रेडेशन तो नहीं कि हमें कोई खाएगा। एनिमल्स के साथ ऐसा है, एनिमल्स में चेक है, ठीक है, रोक टोक है, और वो रोक टोक कौन लगाता है बेटा, कोई जानवर किसी को खा जाए, प्रिडेशन, ठीक है, उससे क्या होगा, उसकी पॉपुलेशन हमेशा एक ऐसे लेवल पर मेंटेन रहेगी, कभी एक्सेसिव नहीं होगी, कभी एक्सेस में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो गई। तो एनसीईआरटी कहती है कि जैसा इंसानों के साथ होता है क्या एनिमल्स में भी ऐसा है, या एनिमल्स किसी प्रकार का रिस्ट्रेन का मतलब रेस्ट्रिक्शन है उनकी ग्रोथ पर, ठीक है। तो इसी बात पे हमें चर्चा करना है, तो आइए चर्चा करते हैं। दो प्रकार के ग्रोथ मॉडल हैं, उसी दो से क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी आते हैं। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल तब होता है बेटा जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो। इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन। एन क्या होती है, पॉपुलेशन साइज, जहां पर b माइनस डी को किससे लिखा जाता है, r से, और r क्या कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और इस रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को ही डिफाइन किया जाता है एज बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म की कितनी पोटेंशियल है, कितनी औकात है बेटा कि वो इस अनलिमिटेड रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करें, यूज़ करें और अपनी पॉपुलेशन को हद से ज़्यादा पार कर जाएं। क्यों पार कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको रोकने वाला नहीं है, इनको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है। तो बायोटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, बायोटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जा सकता है as unrestricted growth, unrestricted growth of population। और ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि नेचर में उस पॉपुलेशन में कोई कंपटीशन ही नहीं है। और कंपटीशन क्यों नहीं है, बिकॉज रिसोर्स अनलिमिटेड है, तो कंपटीशन करना ही क्यों है, खाना सबने मिलना है, ठीक है। खाने की लड़ाई तो तब होगी ना जब खाना कम हो, लोग ज़्यादा हों। नीट में लड़ाई इसलिए है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, 25 लाख बच्चे हैं और सीट कम है, हर एक कुर्सी के लिए फाइट है, आप सोच लो,
ठीक है, तो तभी फाइट है, तभी कंपटीशन है व्हेन कुर्सी इज लिमिटेड बट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इज हाई। ठीक है, बट यहां पर उल्टा है, सबके लिए कुर्सी है तो किस बात की लड़ाई होगी। ऐसे में क्या होता है बेटा, जब सबके लिए खाना है, सबके लिए रिसोर्स है, वो रिसोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा दुनिया में, तो सब अपना वेट कर रहे हैं, आराम से खाएंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं, सबको लाइन में लगना है, सबको खाना मिलना है। ऐसे ग्रोथ मॉडल को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहते हैं। और जब आप इसको प्लॉट करते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा ग्रोथ मॉडल मिलेगा आपको। शेप बता दो फटाफट फटाफट, जल्दी से बता दो। चैट लाइव तो चल नहीं रहा, कमेंट ही करना है फटाफट से। वेरी गुड, ठीक है, मैम नहीं देख पा रही बट आपने कमेंट करना है। ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए पॉपुलेशन नंबर, यहां पर टाइम। एक होता है के क्या होता है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी मतलब एक नेचर की भी तो औकात है बेटा, एक नेचर की भी तो लिमिट है कि वो कितने स्पीशीज को होल्ड कर सकता है। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज नेचर की कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब अगर क्लासरूम में, स्कूल में LKG में बच्चों का एडमिशन लेना है, तो स्कूल वालों ने देखा कि उनके पास स्पेस सिर्फ 50 बच्चों की है, 50 कुर्सियां 50 टेबल ही लगे हुए हैं, तो वो स्कूल वाले सिर्फ 50 बच्चों का ही एडमिशन करेंगे ना। जगह ही नहीं है एक एक्स्ट्रा भी बच्चों को रखने की, एकोमोडेट ही नहीं कर सकते, जमीन पे तो बैठाएंगे नहीं। दैट मीन्स उस क्लास की वो लिमिट है, उस क्लास की वो कैपेसिटी है, उतने ही बच्चे कैरी कर सकते हैं। अब हवाई जहाज में जितनी सीट है उतने में तो बैठा के ले जाओगे कि वहां पे बीच में दरी बैठा लेंगे और चलो कोई बात नहीं बैठ जाते, जैसे रेलवेज में करते हैं, नहीं कर सकते ना। देयर इज अ लिमिट, जितनी सीट उतने लोग। सिमिलर केस इज विथ नेचर, नेचर के पास भी समझ लो, इमेजिन कर लो, उतनी ही सीट है, लेकिन इस ग्रोथ मॉडल के जरिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 सीट है, हम तो 1000 पॉपुलेशन तक लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ रिसोर्स अनलिमिटेड है, बस खा रहे हैं नंबर बढ़ा रहे, खा रहे हैं नंबर बढ़ा रहे, अपनी पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी पॉपुलेशन को बढ़ा करके ले जा, देखो पार कर दिया है कि कैरिंग कैपेसिटी कहीं भाड़ में, हम तो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो इनके केस में बेटा जे शेप मिलता है, जो कि इतना अच्छा है नहीं बट मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके नाम में ही थोड़ा लॉजिकल शब्द आ रहा है, दैट मीन्स ये ज्यादा रियलिस्टिक है। इसको ज्यादा रियलिस्टिक क्यों बोला गया है बेटा, क्योंकि ये तब दिखाई देता है पॉपुलेशन में जब रिसोर्स लिमिटेड हो। और आप सबको पता है बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, मुफ्त में फ्री में नहीं मिलती, हर चीज़ के लिए संघर्ष है बेटा, हर चीज़ के लिए। माइंड मेरी बातों को याद रखना, हर चीज़ के लिए बेटा। ठीक है, आज किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हो, कल को बेटा जब MBBS कर लोगे उसके बाद आपको फिर PG के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू फाइट। देन आपको किसी अच्छे जगह पे वैकेंसी निकलती है, किसी हॉस्पिटल, किसी आगे जाकर के आप बाहर आप जाके पढ़ना, वो किसी और फील्ड में एक्सेल करना चाह रहे हो, हर चीज़ के लिए बेटा एवरीवेयर यू विल हैव टू फाइट एंड यू विल हैव टू गिव द बेस्ट, अदरवाइज तो बेटा कोई चांस है नहीं। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, और हो भी क्यों ना बेटा, बिल्कुल सही बात है। दुनिया में हर चीज़, अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है ना, ठीक है, तो समझ लेना उसके पीछे उसका कोई ना कोई तो स्वार्थ छुपा हुआ है। हाँ, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं ऑब्वियसली, जैसे मम्मी पापा का रिलेशन हो गया, ठीक है, वो तो बेटा जो करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं, उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज तो आप सबको पता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन याद करना है, dN/dt इज इक्वल्स टू RN, जल्दी से बता दो, इज इक्वल्स टू RN K - N/,
के, यहां पर के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है मैम। एन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है मैम। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है मैम। ठीक है, के माइनस एन बाई के। कैरिंग कैपेसिटी पहले ही आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी आपको पहले ही बता दिया था। इस इक्वेशन को बोला गया है वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, यहां पर ये जो k माइनस एन बाई के है, इसको बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर that restricts the population to achieve biotic potential। अब बेटा आपको पता है स्पेस लिमिटेड है, ऑर्गेनिजम्स को फाइट करना पड़ेगा, खाना लिमिटेड है ना? तो ये सारे क्या बन जाते हैं बेटा? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या कोशिश करते हैं कि कभी भी ऑर्गेनिज्म की बायोटिक पोटेंशियल अचीव ही ना हो, कभी भी ऑर्गेनिज्म का अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो ही ना। और ऐसा ये इसलिए इंश्योर करते हैं, इससे होगा क्या? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एक सीमित दायरे में ही बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड। जितने सीट उतना ही एडमिशन, जितने सीट उतने ही पैसेंजर्स। तो इससे नेचर को फायदा होगा। नहीं तो नेचर अपना अपना तरीका निकाल लेती है बेटा लोगों को मारने का और पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टेबलाइज करने का। ठीक है, एन टी के इस ग्रोथ कर्व में देखो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है कैरिंग कैपेसिटी के पास। शेप क्या मिला है? एस, या हम इसको बोलते हैं बेटा सिग्मॉइड। ठीक है, इस फेज में आपको, इस ग्राफ में आपको 4 फेज दिखाई देते हैं। जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं होती है तेजी से तो इसको लैग फेज कहते हैं। जब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रही है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? लॉग, या इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, या इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। तेजी से बढ़ रहा है ना एक्सपोनेंशियल। जब कांस्टेंट होने की तरफ स्टार्ट हो जाते हैं इसको डीसेलरेशन कहते हैं। और जब कांस्टेंट हो जाते हैं बेटा इसको स्टेशनरी, या इसको एसिम्प्टोट कहते हैं। ये 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिम्प्टोट कब आता है? तब आएगा ना बेटा जब पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड पहुंच जाएगी। 50 सीट थी, 50 बच्चों का एडमिशन हो गया, एसिम्प्टोट। 100 सीट थी, 100 पैसेंजर आ गए, टिकट ले खरीद लिया, एसिम्प्टोट। जितनी थी उतना भर चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे बेटा और बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की, विच इज देयर द पैराग्राफ विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी। डार्विन जी कहते थे बेटा कि पॉपुलेशन इवॉल्व होती है अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। बेटा कहते हैं स्पीशीज का काम क्या है? खाना, रिप्रोड्यूस करना, खाना, रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं, इनकी अपनी एक थ्योरी है कि हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। और उस फिटनेस को इन्होंने नाम दिया डार्विनियन फिटनेस, जिसमें वो रिप्रोड्यूस करता जाएगा, बायोटिक पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। बायोटिक पोटेंशियल मतलब आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं ऐसी फिटनेस में यू हैव हाई आर वैल्यू। ठीक है, जिसमें भी वो रहते हैं। ठीक है,
अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। कुछ ऑर्गेनिज्म इसी सबको देखते हुए कि इवोल्यूशन होगी तो उनका मेन मकसद होगा कि जब भी उनको इवॉल्व करना है, ठीक है, उनको अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, यही सब चीज़ों के तहत आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पूरे जब तक जिंदा हैं उस पूरे अपने टेन्योर में एक ही बार रिप्रोड्यूस करके एक ही बार बच्चा देते हैं। क्या पता ये उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व भी इस तरीके से किया है। अब कुछ जैसे हमारे जैसे लोग हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये बार बार मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जब वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो एक बार में नंबर बच्चों का ज़्यादा आता है, साइज छोटी आती है। ये भी उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है, ये भी उनका रिप्रोडक्टिव फिटनेस का एक तरीका है। इवोल्यूशन के टाइम उन्होंने अपने आप को ऐसे बनाया है। कुछ हमारे जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, हम जैसे हम कैटेगरी में आते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चों के नंबर कम होंगे बट उनकी साइज बड़ी होती है। तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा अपने पूरे उसमें एक ही बार ब्रीड करते हैं, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश अंडे दे करके वापस आती है, स्पाउनिंग करके मर जाती है, ठीक है। बैम्बू 50 साल में एक ही बार फल फूल दे करके सीड दे के खत्म। वाइल अदर्स ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर बच्चों का बट उनकी साइज छोटी होती है, जैसे ऑयस्टर, पेलाजिक फिशेस। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो उनका नंबर बच्चों का कम होगा लेकिन साइज उन ऑफस्प्रिंग की ज्यादा आती है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स। तो क्या चीज डिजायरेबल है उनकी मैक्सिमाइज करने के लिए फिटनेस को? इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है बेटा कि ये जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट है ऑर्गेनिज्म का, ये इवॉल्व हुए हैं इन रिलेशन टू द कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। चाहे वो एक बार बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस कर रहे हो, बच्चे उनके लार्ज साइज के आ रहे हैं, छोटे साइज के आ रहे हैं, नंबर ज्यादा आ रहा है, कम ज्यादा आ रही है, ये सारा चीज डिपेंडेंट है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो कॉन्स्ट्रेंट, जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है उनकी पॉपुलेशन एबिलिटी को। ये सब कुछ बेटा उनका एक तरीका है। कहते हैं ना बेटा, अगर आप चेंज जो इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके साथ आप बदलोगे नहीं, आप भी एक्सटिंक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा फैक्टर्स होगा, जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगती, उन ऑर्गेनिजम्स ने उस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करवाया है, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजिक एवोल्यूशन है और उस एवोल्यूशन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को कैसे मैक्सिमाइज किया गया है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि इवोल्यूशन जो है लाइफ हिस्ट्री ट्रेट का डिफरेंट स्पीशीज में करेंटली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पे रिसर्च की जा सकती है और कुछ इकोलॉजिस्ट कंडक्ट कर भी रहे हैं बेटा, ठीक है। इस पे और स्टडी की जा रही है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे बेटा और बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। ज़रा आप घर से बाहर निकलो, घर से बाहर जब निकलते हो तो क्या आपको सिर्फ नेचर में हम ही दिखाई देते हैं, हम हैं, बाकी सब पानी कम है? नहीं बेटा, आपको घास फूस दिखाई देता है, आपको इतने सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, आपको गाय दिखाई देती होगी, आपको बकरी दिखाई देती होगी, आपको छिपकली, गर्मी आ गई है, ठीक है, छिपकली दिखाई देती होगी, तो सांप दिखाई देता होगा, फ्रॉग दिखाई देता होगा। तो इतनी सारी स्पीशीज़, दैट मीन्स एक एरिया में रहते हैं, एक इकोसिस्टम में रहते हैं, तो ये जो स्पीशीज़ है बेटा वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसी को पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। जब इंटरेक्शन होती है तो कभी कभी फ़ायदा भी होता है, कभी कभी किसी का नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है दैट मीन्स उस स्पीशीज को उसके साथ रहने से फ़ायदा हो रहा है, जहाँ जहाँ माइनस लिखा हुआ है दैट मीन्स उसको खतरा है, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है दैट मीन्स ना फ़ायदा ना नुकसान, न्यूट्रल। तो ये कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों भरपूर एक दूसरे का फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, मस्त एक्सप्लॉइट करेंगे एक दूसरे को, मस्तम मस्त, भरपूर फायदा दोनों एक दूसरे का उठाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते, मर जाते हैं। कमेंसलिज्म होता है, एक को फायदा, एक को बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं, ना फायदा ना नुकसान। इस वाले स्पीशीज का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, इन रिटर्न इसको कुछ भी नहीं मिल रहा। कंपटीशन, जो भी दो स्पीशीज होते हैं दोनों को बेटा घाटा पहुंचता है कहीं ना कहीं। प्रिडेशन, एक को फायदा, जैसे शेर
जैसे टाइगर है, टाइगर डियर को खा रहा है तो टाइगर का तो पेट भर रहा है, उसका फायदा है। डियर की जान जा रही है तो डियर के लिए नुकसानदायक हो गया। पैरासिटिज्म, जू जो हमारे सर पर होती है वो हमारा खून चूस रही है, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, उसके लिए तो फायदा ही फायदा है, हमारे लिए नुकसानदायक है, नेगेटिव। अमेंसलिज्म, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, पढ़ लोगे तो आपका फायदा है बेटा, नहीं पढ़ोगे तो आपका ही घाटा है बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करते हैं बेटा, एक एक इंटरैक्शन को थोड़ा थोड़ा सा जो भी एनसीईआरटी में जितनी भी बातें दी हुई हैं फटाफट से रिवाइज करते हैं। कुछ जगह पे आपको सीधा मैंने एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स ऐड कर रखे हैं। इंटरैक्शंस पढ़ने के लिए अपने एनसीईआरटी को फटाफट खोल लीजिए, फटाफट एनसीईआरटी खोल लीजिए बेटा। यस, ओके, एनसीईआरटी खोल ली होगी सबने। तो सबसे पहला पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो बेटा हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज होते हैं बेटा, दोनों को फायदा मिलता है। ठीक है, दोनों स्पीशीज एक दूसरे का भरपूर फायदा उठाते हैं। बेनिफिट्स टू बोथ दी स्पीशीज, इंटरैक्टिंग स्पीशीज। या ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट है, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते या अलग अलग नहीं रह सकते, कैन नॉट लिव सेपरेटली। ठीक है, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा प्लांट एंड फंजाई के बीच में जो म्यूचुअलिज्म होता है। सबसे पहला लाइकेंस। लाइकेंस आपको पता है किसके किसके बीच का एसोसिएशन है बेटा, एल्गी और फंजाई के बीच का। एल्गी को क्या बेनिफिट मिलता है फंजाई के साथ रह करके, लाइकेन की 90% जो बॉडी होती है वो फंजाई बनाता है ना। तो एल्गी गेट्स शेल्टर, रहने के लिए इसको छत मिल रही है। फंजाई को क्या मिल रहा है बेटा, एल्गी के साथ रह के गेट्स फूड, क्योंकि फंजाई खुद खाना नहीं पका सकता ना, तो इसने खाना बनाने वाली रख ली है, फूड बना बना करके पकवान खाता रहेगा। ठीक है, प्लस बेटा एल्गी को और क्या मिल रहा है, शेल्टर तो मिल रहा है, एल्गी को एब्जॉर्प्शन भी मिल रही है पानी और मिनरल्स की, क्योंकि फंजाई बेटा बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। तो जो भी पानी और मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए, एल्गी को चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ऑल प्रोवाइडेड बाय द फंजाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों किस तरीके से एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, प्लस प्लस रिलेशन, दोनों खुशहाल हैं बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा किसके किसके बीच में दिखाई देता है, बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे जिम्नोस्पर्म एक होता है बेटा पाइनस, पाइन ट्रीज जो होते हैं, इनके रूट में आपको किसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, फंजाई की। ऐसे एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं, और इसमें भी दोनों स्पीशीज को फायदा मिलता है। पाइन ट्री, एक पेड़ को क्या फायदा मिल रहा होगा, पेड़ को इसको रख करके क्या मिल रहा होगा, एब्जॉर्प्शन। जो भी एब्जॉर्प्शन चाहिए इस पेड़ को खाना वाना बनाने के लिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय दी फंजाई। फंजाई को इन रिटर्न खाना तो खुद बना नहीं सकता, जो खाना पेड़ बनाएंगे उस खाने को ये खा लेगा, तो इसको खाना मिल रहा है, प्लस रहने के लिए बेटा इसको मुफ्त में छत मिल गई है, शेल्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दोनों का फायदा देख लिया, इस माइकोराइजा भी देख लिया, लाइकेंस भी देख लिया, ये प्लांट और फंजाई का रिश्ता था। अगला जो हम रिश्ता पढ़ने वाले हैं म्यूचुअलिज्म में, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। और सबको पता है बेटा प्लांट और पॉलिनेटर का जो रिश्ता होता है वो म्यूचुअलिज्म वाला ही होता है। जैसे फिग एंड वास का जो रिश्ता है बेटा वो म्यूचुअलिज्म वाला है। वास को क्या मिलता है बेटा, गेट सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स। ठीक है, इसको मिल जाता है खाने के लिए पॉलिन, और इन रिटर्न बेटा फिग जो पेड़ है उसको क्या मिल जाता है, पॉलिनेशन। दोनों का फायदा, दोनों खुश। अब होता क्या है बेटा, कैसे पॉलिनेशन होती है, अब आप देखो एनसीईआरटी में डायग्राम है,
ये दिखाया हुआ है फिग के पास जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये इन्फ्लोरेसेंस आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक होल है, उस होल को कहते हैं बेटा ऑस्टियोल। क्या कहते हैं? ऑस्टियोल। इसी होल के थ्रू बेटा जो वास्प है, ठीक है, वो अंदर जाता है अंडों को ले करने के लिए। इसको देखो काट करके भी दिखाया हुआ है। और ये आप देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आपको मेल फ्लावर भी दिखता है, फीमेल फ्लावर भी दिखेगा, और स्टेराइल फ्लावर। स्टेराइल फ्लावर मतलब गॉल फ्लावर्स कहते हैं उनको, ठीक है। होता क्या है, जब ये ब्लास्टोफेगस नामक इंसेक्ट होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं, आप सिर्फ वास्प पे याद करो। वास्प वाला जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है अंडों को ले करने के लिए, ठीक है, अंडे तो ले कर देता है, लेकिन जब ये बाहर आता है इसके थ्रू, इसी होल के थ्रू, तो अपने शरीर पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स लगा लेता है, क्योंकि इसी के बहुत सारे फ्लावर्स के थ्रू आएगा। अब यही सेम इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वो पॉलन ग्रेन का छिड़काव कर देता है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर। उसी को तो हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा सारे जो स्पीशीज हैं वो इतने अच्छे हो, एक दूसरे का इतना ख्याल रखें, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे प्लांट भी देखे गए हैं जो पॉलिनेशन करा लेते हैं और इन रिटर्न कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऑर्किड्स शो करती हैं bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, ठीक है। कौन से पॉलिनेटर को इंसेक्ट अट्रैक्ट करती हैं? बीज एंड बम्बल बीज। ये अपना पॉलिनेशन तो करा देती है, इन रिटर्न उनको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती हैं। कैसे करती हैं अजूबा? होता क्या है, देखो बेटा यहाँ पर इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हो, ये ऑर्किड का पौधा है, उस पे ऑर्किड की फ्लावर लगी हुई है। ये ऑर्किड बड़ी स्मार्ट होती हैं। इस ऑर्किड की स्पीशीज का नाम है ओफायरिस स्पीशीज। ये स्पीशीज आपको मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास मिलती हैं, और ये क्या करती हैं, इनका जो फूल होता है उसमें एक पेटल को, ये इस मतलब एक पेटल इनका बिल्कुल इस तरीके से होता है कि बिल्कुल रिजेंबल करता है। आपको थोड़ी देख करके लगेगा वो पेटल आपको देख के लग रहा है, वो तो देख करके लग रहा है वहां कीड़ा बैठा है, वहां पे कोई इंसेक्ट है। जो गलत फहमी हमें होती है, सेम गलत फहमी बेटा मेल बी को भी होती है। मेल बी को लगता है कि सचमुच की फीमेल बी है, और मेल अट्रैक्ट हो जाता है बड़ी इजीली, और उस अट्रैक्शन के कारण वो इसके पास आता है, इससे कॉपुलेट करने की कोशिश करता है। इस दौरान होता क्या है बेटा, वो अपने शरीर पर पॉलन ग्रेन लगा लेता है, बट असली में क्या ये फीमेल थी? नहीं, इस पौधे ने उसको बुद्धू बनाया, इस पौधे ने उसको धोखा दिया है। उसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा उसको धोखा मिल गया है, लेकिन वो कॉपुलेट करने की कोशिश तो कर ही रहा था, वो कोशिश पूरी कर रहा था, बट हुआ कुछ नहीं, हाथ कुछ लगा नहीं। इसको हम बोलते हैं बेटा सीडो कॉपुलेशन, ठीक है। ये अपनी तरफ से बातें नहीं बना रही है मैम, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है, सारे के सारे ऑर्किड्स बेटा रिवॉर्ड्स इन रिटर्न गिफ्ट नहीं देते हैं। जो मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स होते हैं जिनका नाम होता है ओफायरिस ऑर्किड्स, नेचुरली जब हो सकता है दे भी दे, लेकिन ये जो बड़ी शातिर ऑर्किड है ये बोलती मेरे को अपने काम से मतलब है बेटा, मेरा काम कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देता है, सिर्फ मैं काम करवाऊंगी, नो रिटर्न गिफ्ट विल बी गिवन, ठीक है। तो ये शो करती है बेटा सेक्सुअल डिसीट, डिसीट का मतलब धोखा, ठीक है। और ये सब करती है पॉलिनेशन कराने के लिए बाय स्पीशीज ऑफ बी। एक पेटल जो इसके पास होता है उसमें अनकैनी रिजेम्बलेंस होती है, ऐसी रिजेम्बलेंस जिससे हम भी धोखा खा जाएं, ठीक है। बिल्कुल फीमेल जैसी होती है, जैसे फीमेल बी का साइज है, जैसे फीमेल बी के शरीर पर मार्किंग होगा एग्जैक्ट डिट्टो वैसे ही होगी, ठीक है। मेल भी बेचारा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इसको लगता है वो फीमेल है, और वो मस्त मजे में सीडो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली में वो ये सब कर रहा है एक फ्लावर के साथ, ना कि फीमेल के साथ।
और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है बेटा, उसके शरीर पर पॉलन ग्रेन डस्ट हो जाते हैं। जब सेम बी फिर से बुद्धू बनेगा, फिर से जाएगा दूसरे के पास, ठीक है, सेम बी सीडो कॉपुलेट करता है दूसरे फ्लावर के साथ बेटा, तो ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन का, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लावर की हो जाएगी पॉलिनेशन। देखो, तो इन रिटर्न मेल बी का सिर्फ बुद्धू ही बना है, धोखा ही मिला है। लेकिन ये जो प्लांट और एनिमल का रिश्ता है ये को एवोल्यूशन है। मान लो बेटा बी में कोई परिवर्तन आ गया, इवोल्यूशनरी चेंजेस हो गया, उसका कलर बदल गया, उसकी मार्किंग बदल गई, उसका साइज बदल गया, और ऑर्किड अभी वही पुराने ढर्रे से चले जा रही है, वही पुराना ही उसका फीमेल वाला मार्किंग और कलर चले जाता। मेल सोचेगा अच्छा हमें बुद्धू बना रहा है, हमें बुद्धू बना रहा है, हमसे ज्यादा होशियारी कर रहा है, उसको तो वो तो उसकी तो जो कोशिश है वो तो पकड़ी जाएगी, उसका जो धोखा देने वाला स्ट्रैटेजी है वो तो पकड़ा जाएगा। तो अगर उनमें कोई परिवर्तन आ रहा है, उनमें कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहा है, तो इनको भी अब उसी के अकॉर्डिंग इवॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें को इवोल्यूशन दिखाई देती है। देखो हेयर आप देख सकते हो कि कैसे को इवोल्यूशन ऑपरेट करेगा। अगर फीमेल बी में कलर पैटर्न में चेंज होता है थोड़ा भी, ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन, जो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस बेटा जो ऑर्किड का फ्लावर है वो भी साथ साथ को इवॉल्व ना करे, और सेम जैसा फीमेल बी ने इवॉल्व करके अपना कलर और मार्किंग ले आए हैं, इनको भी इवॉल्व करके वैसा ही कलर मार्किंग ले आएंगे, तो इनका ये कहानी सीडो कॉपुलेशन सेक्सुअल डिसीट वाला चलता रहेगा, नहीं तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलेंगे बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट और एनिमल का रिश्ता है, उसमें कोइवोल्यूशन देखने को मिलती है। कोइवोल्यूशन एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म होता है बेटा कि जहां अगर एक ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में, तो इट इज ट्रिगर्ड बाय द चेंज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट, उसी को कोइवोल्यूशन कहते हैं। अगला जो इंटरैक्शन आप पढ़ोगे बेटा दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को ना फायदा ना नुकसान, जीरो, न्यूट्रल। जिस स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है उसको कमेंसल कहते हैं, जो दूसरा स्पीशीज होता है उसको होस्ट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, जैसे एपीफाइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड्स। ऑर्किड्स को एपीफाइट्स क्यों बोलते हैं? एपी का मतलब होता है अपॉन और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। ये ऑर्किड बेटा दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे मैंगो के ऊपर, तो इनको तो फायदा मिल रहा है उनके ऊपर रह करके, मैंगो को इन रिटर्न कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑर्किड्स फायदा उठा रहे हैं, वो कमेंसल है। मैंगो तो बेटा इसका फायदा उठ रहा है, ये होस्ट है। बर्नैकल जो वेल के बैक पे ग्रो करती है बेटा, इसमें बर्नैकल को फायदा मिलता है, ये कमेंसल है। वेल क्या है? जीरो। ये देखो, ये बर्नैकल है और ये वेल है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है बेटा? ये जो टेंटिकल्स वाले हैं ये सी एनिमोन है, और ये रंग बिरंगी मछलियां क्या है? क्लाउन फिश। आपने नीमो मूवी भी देखी होगी, बच्चे ही मुझे बताते हैं। तो आपने जनरली डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, कभी स्कूबा डाइविंग की होगी, लोग देखने के लिए ऐसा करते हैं एनिमोन को, ठीक है, बहुत क्लियर पिक्चर, ये रंग बिरंगी मछलियां दिखती हैं फिर उनको, तो आपने देखा होगा रंग बिरंगी मछलियां, नहीं तो डिस्कवरी चैनल वगैरह पर देखा ही होगा। ये जो रंग बिरंगी मछलियां होती हैं बेटा, आपने देखा होगा हमेशा इर्द गिर्द सी एनिमोन के घूमती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको फायदा मिल रहा है। क्या फायदा है? इनको प्रोटेक्शन मिल रही है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा सकती हैं, लेकिन अगर ये सी एनिमोन के आसपास रहती हैं तो लोग सी एनिमोन के आसपास आने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि सबको पता है सी एनिमोन का ये जो टेंटिकल्स है ये टॉक्सिन है, इसके अंदर जहर है, कोई इनको खाने आएगा तो वो जहर से प्रेडेटर मर सकता है। तो एक तरीका है बेटा इन रंग बिरंगी क्लाउन फिश वाली मछलियों का प्रिडेशन से बचने का कि एक अपने बॉडीगार्ड रखा हो ना, सी एनिमोन। सी एनिमोन को कोई इन रिटर्न फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा सिर्फ क्लाउन फिश को ही मिल रहा है। कमेंसलिज्म आपने देखा होगा बेटा, ये जो छोटी छोटी चिड़ैया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ये हमेशा गाय भैंस के अराउंड ही चरती हुई नजर आएंगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जब गाय भैंस बेटा झाड़ियों पर फीड करते हैं तो उस दौरान छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं उन फिर कीड़ों पर फीड करती हैं। फायदा सिर्फ चिड़ियों को हो रहा है, कैटल तो अपना काम कर रही है, घास फूस खा रही है। कमेंसलिज्म, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लाउन फिश कमेंसल है, फायदा उठा रहा है सी एनिमोन का, सी एनिमोन को रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। कैटल एग्रेट्स बर्ड होती हैं, इनको फायदा मिल रहा है, ये हमेशा फुराज का मतलब चरना खाना, ये वहीं खाते हुए नजर आएंगे जहां पर कैटल्स ग्रेस कर रहे हो। यहां पर कैटल्स का फायदा उठाया जा रहा है, इन रिटर्न इनको कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अगला आता है बेटा आपका पॉपुलेशन इंटरैक्शन, दैट इज कॉम्पिटिशन, ठीक है। फटाफट एनसीईआरटी खोल लीजिए, पैराग्राफ रीड करेंगे और हम लोग खुश रहेंगे। फटाफट खोल लीजिए। यस, कम ऑन। कंपटीशन क्या होता है बेटा? When Darwin spoke about the struggle for existence and survival of the fittest in the nature, आपने 10th में ही पढ़ा होगा बेटा, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। अगर आप बदलती दुनिया से चेंज नहीं करोगे, अपने आप को अडाप्ट नहीं करोगे तो आप फिट नहीं कहलाए जाओगे, और फिट नहीं कहलाए जाओगे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ही वॉज कन्विंस दैट जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन था वही पोटेंट फोर्स था, मतलब उसी की वजह से बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, जो कि आपने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा भी होगा। इट इज जनरली बिलीव दैट बेटा कॉम्पिटिशन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, क्योंकि वो सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं, और ऐसे रिसोर्स कम लिमिटिंग है, कम है। ऐसा हमें लगता है कि कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है, बट नहीं बच्चों, कंपटीशन तब भी हो सकता है जब अनलिमिटेड रिसोर्स हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है कि ये एंटायरली सही नहीं है कि कंपटीशन तभी हो जब रिसोर्स लिमिटिंग हो। कंपटीशन तब भी देखे जाते हैं जब रिसोर्स अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फीडिंग एफिशिएंसी, आप खा सकते हो 4 रोटी मम्मी के हाथ की बनी हुई, घर में बैठे बैठे मम्मी आपको बना कर देंगे, आपकी पसंदीदा सब्जी है, आप 4 की बजाय 5 भी खा सकते हो। अब मान लो आप कहीं रिश्तेदार के पास गए हो, भूख आपको है 4 रोटी की, बट वो शर्मो शर्मी में, क्योंकि वो लोग भी मौजूद हैं, आप अपनी फीडिंग एफिशिएंसी को फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हो, फुल्ली तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा, जबकि आपको पता है खाना खत्म नहीं होने, खाना अनलिमिटेड है। मतलब किसी की प्रेजेंस आपकी फीडिंग एफिशिएंसी को इंटरफेयर कर रही है, उसको इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन कहते हैं। और इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन चलती ही तब है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, ठीक है। और दूसरी चीज, हमें हमेशा ऐसा लगता था कि क्लोजली अनरिलेटेड स्पीशीज में ही होता है कंपटीशन, नहीं, एकदम अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है कंपटीशन। जैसे एक शैलो साउथ अमेरिकन लेक था बेटा, ठीक है, वहां पर जो फ्लेमिंगोज आते थे और जो वहां पर मछलियां लेक में थीं, वो एक ही फूड के लिए कॉम्पीट करती थी, जो कि था जू प्लैंक्टन। फ्लैमिंगोज और जो फिशेस थे, दे आर नॉट रिलेटेड स्पीशीज, दे आर अनरिलेटेड स्पीशीज, बट स्टिल दे आर फाइटिंग, डिशुम कंपटीशन चले जा रही है। क्यों? खाना उनको एक पसंद है, सेम फूड है उनका। तो देखो रिसोर्स लिमिटेड में भी हो सकता है, अनलिमिटेड में भी हो सकता है, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडली बेटा, जो मैंने आपको बात बताई थी, देखो उन्होंने वो लिख भी दिया है कि जो रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग हो तभी कंपटीशन होगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीशीज की अपने आप खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दी अदर स्पीशीज। जैसे रिश्तेदारों जैसे की प्रेजेंस की वजह से, या कहीं और गए हो। बेशरम तो बच्चे कहेंगे मैम हम तो बेशरम, हम तो 4 की जगह 8 भी खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चों की, शाय बच्चों की बात कर रही हो जिनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हैं, ठीक है। ये तब भी हो सकता है इंटरफेरेंस कंपटीशन बेटा जब रिसोर्स अबंडेंट हो, अनलिमिटेड हो। देयरफॉर बेटा कंपटीशन को बेस्ट डिफाइन किया जा सकता है एज अ प्रोसेस जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। और फिटनेस को डिफाइन कैसे किया है? आर के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज के रिस्पेक्ट में। इट इज रिलेटिवली इजी
टू डिमॉन्स्ट्रेट लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में, जैसा गॉस ने किया था, ठीक है, और बाकी के इकोलॉजिस्ट ने भी काम किया था। दो कंक्लूजन्स बन करके आती है बेटा। एक तो ये कि अगर स्पीशीज एक साथ रहेंगे, उनका रिसोर्स सेम होगा, उनका खाना सेम होगा, तो उनके बीच में लड़ाई होगी। जो बेहतर है वो सरवाइव करेगा, जो इंफीरियर होगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गॉस जी ने इसके बारे में बताया था, तो इसको गॉस प्रिंसिपल एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन भी कहा जाता है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। बट कुछ साइंटिस्ट ऐसे डार्विन ने कहा कि नहीं, गैलापागोस आइलैंड में 14 डार्विन फिंचेस थी, इतनी सारी वैरायटी की बर्ड्स थी, बट चोंच अलग था सबका। चोंच अलग होने की वजह से बीक अलग था, तो खाना अलग था। तो सेम आइलैंड पे रह करके भी कंपटीशन उन्होंने अवॉइड किया, क्योंकि खाना अलग था उनका। तो आप कंपटीशन अवॉइड भी कर सकते हो, रिसोर्स का बंटवारा कर लो, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग करना सीख जाओ, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, खाना बदल लो, चरने का पैटर्न बदल लो, ठीक है, तो इससे आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो कंपटीशन एक्सक्लूजन भी करा सकता है, कंपटीशन एक साथ कोएग्जिस्टेंस भी करा सकता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, व्हेन रिसोर्स लिमिटेड होते हैं बेटा, तो कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीशीज होगा वही लड़ाई को जीतेगा, ठीक है, और ये एलिमिनेट कर देगा दूसरे इंफीरियर स्पीशीज को। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन द नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। स्ट्रॉन्ग और परसुएसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंस डज नॉट एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। जैसे कि देखो, आपको पता, आपको इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन की वजह से एक्सक्लूजन हो सकता है। एक्सक्लूजन मतलब एलिमिनेशन, जो बेटर होगा वो सर्वाइव करेगा, जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा। दो इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं, बट देयर आर सर्टेन सेट ऑफ एग्जाम्पल जिनका इस्तेमाल लेकर के आप कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को समझ सकते हो। जैसे एबिंगडन टॉर्टॉइस गैलापागोस आइलैंड में रह रहे थे, बड़े मजे में रह रहे थे, लेकिन एक टाइम आया बेटा कि वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट हो गए क्यों? क्योंकि वहां पर गोट्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, और गोट्स बेटर और एफिशिएंट ग्रेजर होते हैं। कछुआ अपना उसी चाल में था, लेकिन अंधों में काना राजा था, क्योंकि तब तक कोई बेटर एफिशिएंट था नहीं। जैसे ही गोट इंट्रोड्यूस हुआ, टॉर्टॉइस एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अनदर एविडेंस कहते हैं, एक एविडेंस देख लिया आपने, दूसरा एविडेंस क्या कहता है? दूसरा एविडेंस कहता है कि अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। मान लो बेटा कंपटीशन ही अवॉइड कर दिया जाए, एक इंफीरियर स्पीशीज है, एक सुपीरियर स्पीशीज। इंफीरियर स्पीशीज को डर है कि उस इलाके में सुपीरियर स्पीशीज है। मान लो तुमने सुपीरियर स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली उस जगह से हटा दिया, अब इंफीरियर स्पीशीज मस्त तरीके से रिसोर्स को खाएगा और अपना जनसंख्या, अपना नंबर को बढ़ाएगा। उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, स्पीशीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज, क्योंकि उस इलाके में कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज मौजूद है। बट अगर आप इस कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? जो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनका रेंज बढ़ जाएगा ज्योग्राफिकल एरिया का। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो किसको रिलीज किया गया? कंपटीशन को हटाया गया। कैसे हटाया गया? उस एरिया से सुपीरियर स्पीशीज को हटा करके। जो कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये बताया बेटा, जो रॉकी सी कोस्ट है स्कॉटलैंड का, वहां पर एक लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज बर्नैकल की रह रही थी, जिसका नाम था बैलेनस। सुपीरियर थी, उस एरिया को डोमिनेट कर रही थी, बड़ी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया बेटा, इसने पूरी तरीके से बर्नैकल की जो छोटी स्पीशीज थी कैथामिलस, उसको उस एरिया से ही हटा दिया। जो बेटर होगा बेटा, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, दूसरा वाला एलिमिनेट हो जाएगा। यही तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर एक था गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने ये कहा बेटा कि जब दो स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो इंफीरियर होगा बेटा वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा इवेंचुअली।
ये दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जरूरी नहीं है कंपटीशन तभी हो जब रिसोर्स लिमिटेड हो, जब या तभी हो जब रिसोर्स अनलिमिटेड, दोनों केसेस में कंपटीशन हो सकता है। जैसे गॉस ने पैरामीशियम के ऊपर काम किया था, एक इन्होंने लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम वाला स्पीशीज और एक इन्होंने लिया था बेटा पैरामीशियम ऑरेलिया वाला स्पीशीज। जब इन दोनों को अलग अलग पेट्री डिश पेट्री प्लेट में कल्चर कर रहे थे तो ये मस्त ग्रो कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि अलग थाली में ये खाना खा रहा था, ये अलग थाली में खाना खा रहा था, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दोनों के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब दोनों को एक ही प्लेट में ग्रो करने लगे, पैरामीशियम कॉर्डेटम भी यही था, पैरामीशियम ऑरेलिया ही था, अब इनके बीच में लड़ाई होने लगी क्योंकि स्पेस सेम हो गया, रिसोर्स जो इनको आप बाहर से खाने के लिए दोगे वो सेम हो गया। अब ये कंपटीशन शो करेंगे, जो बेहतर होगा वो ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से रिसोर्स को, स्पेस को, फूड को यूटिलाइज करेगा, वो जिंदा रहेगा, दूसरा वाला नहीं यूटिलाइज कर पाएगा, मर जाएगा। सेम है बेटा, जैसे भाई बहन हो गए, जब घर में याद करो, अब तो तुम तो, अब मैं अगर अपना बचपना याद करूं, ठीक है, तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर है साथ में सोते थे, ठीक है। अब हमेशा हमारे बीच में लड़ाई होती थी कि सुबह मम्मी से कंप्लेन ही करते रहते थे, ठीक है। अब इस बात पे हम हंसते हैं, यार मम्मी यार सेम चादर मत दिया करो यार, ये तो चादर ही नहीं देती, पूरा खींच के बैठ जाती है, ठीक है। कंबल मत दिया करो मम्मी सेम, रजाई मत दिया करो मम्मी सेम। फिर मम्मी सोचती है कि हाँ सही बात है, अगर एक बंदा खींच लेगा पूरा, दूसरा तो बेटा कब तक कब कपाता ही रहेगा। तो मम्मी ने क्या किया, कंबल वंबल अलग कर देती थी, अलग अलग कंबल है, मस्त होते रहते, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई कब होती थी? जब कंबल सेम होता था, रजाई सेम होती थी। शेयर करोगे तो लड़ाई तो होगी ही, शेयर करेंगे तो लड़ाई होगी, अलग अलग मस्ती से रहेंगे, ठीक है। और अगर शेयर करेंगे तो जो बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा, दूसरा वाला एलिमिनेट कर जाएगा। उसके बाद और क्या दिया हुआ है? इसके बाद इन्होंने कहा है कि यार कोएग्जिस्टेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो जरूरी नहीं है मारपीट करते होंगे, वो एक रजाई एक कंबल में भी गुजारा कर लेते होंगे, बड़ा प्यार है, शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो यही चीज नेचर में भी देखने को मिली है कि दो स्पीशीज साथ साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, प्यार बना रह सकता है, लड़ाई जरूरी नहीं है। और इसके दो एविडेंस देखे गए हैं नेचर में। एक था बेटा, आपको सबको पता है डार्विन का, कि 14 डार्विन फिंचेस एक साथ थी, डार्विन जी ने बताया था। वो क्यों? क्योंकि सबका ईटिंग हैबिट, सबका फीडिंग हैबिट वाज डिफरेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वन सच मैकेनिज्म, कैसे रहोगे कोएग्जिस्ट करके, अपने रिसोर्स का बंटवारा कर लो। अगर दो स्पीशीज कॉम्पीट करेंगे सेम रिसोर्स के लिए, दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिशन बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर खाने आओ, या उनकी अलग अलग फीडिंग हैबिट हो, उनका खाने का तरीका अलग हो। इन सारे तरीकों से आप कंपटीशन अवॉइड कर सकते हो और एक साथ एक जगह पर रह सकते हो हंसी खुशी, ठीक है। ये सारी कहानी पढ़ने के बाद वी कैन कंक्लूड दैट कि कंपटीशन कैन अकर बिटवीन क्लोजली एंड अनरिलेटेड स्पीशीज। कंपटीशन कैन लीड टू एक्सक्लूजन भी करा सकता है, एलिमिनेशन भी करा सकता है, कोएग्जिस्टेंस भी करा सकता है। कंपटीशन अगर तब होता है जब लिमिटेड हो और अनलिमिटेड हो, दोनों केस में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंटरैक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज प्रिडेशन। इसमें एक होता है जिसको प्रिडेटर कहते हैं, ये खाना खाता है, इसका पेट भरता है, दूसरे की जान चली जाती है, दैट इज प्रे स्पीशीज। जैसे टाइगर प्रिडेटर है, इसका खाना कौन है, इसका प्रे कौन है, डियर। स्पैरो चिड़िया सीड खा रही है, चिड़िया प्रिडेटर हो गई, सीड प्रे हो गया। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो किसको खाते हैं, पेड़ पौधों को, तो ये प्रेडेटर हो गए, पेड़ पौधे प्रे हो गए, ठीक है। क्यों चलती है प्रिडेशन, इंपॉर्टेंस क्या है प्रिडेशन की बेटा? सबसे एक दूसरे को खाएंगे नहीं तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा? फूड चेन में आप पढ़ते हो, तो एक दूसरे की प्रक्रिया, एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया को फूड चेन कहते हैं बेटा, और इसी से एनर्जी का फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। तो ये जरूरी है बेटा। अब शेर खाएगा नहीं तो पेट कैसे भरेगा, है ना। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, क्या मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है प्रे की पॉपुलेशन को।
अगर प्रे को खाने वाला ही कोई नहीं होगा तो प्रे की ही जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उससे बहुत परेशानी क्रिएट हो सकती है। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का रीड करवाऊंगी। और इसका तीसरा फायदा है बेटा, ये डाइवर्सिटी मेंटेन करता है। इसका भी एग्जाम्पल पढ़वाऊंगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एक तो हमने देखा कि ये एनर्जी का फ्लो कराता है अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और क्या रोल है, ये प्रे की पॉपुलेशन को बेटा अंडर कंट्रोल रखते हैं। कैसे, देखो, बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कॉज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अगर प्रेडेटर प्रे को खाएगा नहीं तो प्रे की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इकोसिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। जब कोई भी एग्जॉटिक मतलब एलियन स्पीशीज जो उस एरिया का नहीं है, जो उस जगह का नहीं है, कहीं और से आया है, जैसे पार्थेनियम, वो एक एलियन स्पीशीज था, वीट के साथ इंपोर्ट होकर के आ गया था, ठीक है। जब कोई एग्जॉटिक स्पीशीज किसी एरिया में इंट्रोड्यूस होता है तो वो बहुत जल्दी इन्वेसिव टर्न हो जाता है। इन्वेसिव का मतलब उनमें कब्जा जमाने की क्षमता बहुत होती है, वो बहुत तेजी से फैलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं। क्योंकि बेटा जो इन्वेडेड लैंड है जिसपे वो कब्जा जमा रहे हैं उस पर नेचुरली उनका कोई प्रेडेटर था ही नहीं, क्योंकि वो इस इलाके के ही नहीं थे, वो कहीं किसी और जगह से आए थे, तो नेचुरली उनका कोई प्रेडेटर था नहीं, तो बहुत जल्दी वो फैलना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी उस एरिया पर कब्जा जमाना शुरू करते हैं, क्योंकि उस इन्वेडेड लैंड में उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। प्रिकली पियर कैक्टस एग्जाम्पल, ये देखो, ये एग्जॉटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल लिया है। ये एक एलियन स्पीशीज थे बेटा, ये आ गई थी, इंट्रोड्यूस हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का एक रेंज, ग्रासलैंड कह लो, 1920 में बेटा आ गई थी, इंट्रोड्यूस हो गई थी, और इसने हैवॉक, तबाही मचा दी थी, क्योंकि इन्होंने इतने तेजी से रैपिडली मल्टीप्लाई किया था कि मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में ये फैल चुके थे, और इनको खाने वाला वहां पर कोई था नहीं। घास फूस खाने वाले और भी होते हैं, कैक्टस को खा, लेकिन वहां पर इनका कोई प्रेडेटर था नहीं। फाइनली बेटा ये जो इन्वेसिव कैक्टस है इसको अंडर कंट्रोल लाया गया, क्योंकि वहां पर एक इनको खाने वाला कीड़ा छोड़ दिया गया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, वो एक मौत था। तो प्रेडेटर के इंट्रोडक्शन से इस प्रे पॉपुलेशन को तुमने कंट्रोल कर लिया, ना इंट्रोड्यूस करते तो उसी तरीके से फैलते चले जाते। तो प्रे पॉपुलेशन की कंट्रोल करने के लिए प्रेडेशन इज नेसेसरी, प्रेडेटर इज नेसेसरी उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका है, तीसरा क्या हमने पढ़ा था, स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होते हैं इनको एग्रीकल्चर में अडॉप्ट किया गया है। ये किस पर बेस्ड होते हैं बेटा, कि प्रेडेटर किस तरीके से प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करे। हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स भी पढ़ा था ना माइक्रोस में, उनका भी तो यही था कि बायोलॉजिकल तरीके से बिना किसी केमिकल के छिड़काव के तुम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सको। तो यहां पर ये जो प्रेडेटर है ये एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट ही तो है जो प्रेडेशन पर बेस्ड है। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेडेटर हेल्प करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। कैसे, क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज, क्योंकि प्रे को खाता चला जाता है, प्रे की जनसंख्या इतनी पहुंचती नहीं कि उन प्रे में आपस में लड़ाई हो सके। लेकिन अगर तुम प्रेडेटर को हटा दोगे, जैसा एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा, एक जगह से एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी, उसका नाम था पिजास्टर। पिजास्टर को एक्सपेरिमेंटली हटा दिया गया, अब वहां पर कोई प्रेडेटर थी नहीं, तो प्रे स्पीशीज को खाने वाला कोई नहीं था। प्रे स्पीशीज मस्त खाते चले गए, नंबर बढ़ाते चले गए, बच्चे आते चले गए, उनकी ही जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वो आपस में लड़ने मरने लगे, और जिसकी वजह से बेटा मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एलिमिनेट हो गए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट एक इंपॉर्टेंट स्टारफिश रहती जिसका नाम था पिजास्टर। वहां पर ये पिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा वहां की जितनी भी पिजास्टर थी, जितनी भी स्टारफिश थी, उसको रिमूव कर लिया गया, ठीक है।
उसकी वजह से क्या हुआ कि 10 स्पीशीज से ज्यादा, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए, एलिमिनेट हो गए 1 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके आपस में एक कंपटीशन हो गया बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब बिटवीन 2 स्पीशीज। ठीक है, तो ये फायदा है प्रिडेशन का। प्रिडेशन चलेगी तो अच्छा है, प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे बेटा। अभी देखो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो प्रीडेटर होता है वो कभी भी अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, इसीलिए प्रीडेटर को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रूडेंट। प्रूडेंट वर्ड इस्तेमाल किया। प्रूडेंट मतलब शातिर, चतुर, चालाक। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। अगर टाइगर पूरा का पूरा डियर एक ही बार में खा के खत्म कर जाए, कुछ छोड़े ही ना, तो कल को क्या खाएगा वो? तो इतने होशियार है, उनको पता है कि एक बार में हम खा लेंगे ना तो अगले कुछ टाइम आने वाले समय में वही मर जाएंगे। इसीलिए प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट अगर कर जाएगा प्रे स्पीशीज को, तो प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड उसके बाद इसका ही नंबर है। ठीक है, प्रीडेटर भी मर जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। दिस इज द रीजन बेटा प्रीडेटर्स को नेचर वाइज प्रूडेंट कहा जाता है। ठीक है, प्रे स्पीशीज ने क्यों कहते हैं प्रूडेंट, सबको समझ में आ गया होगा? क्योंकि वो इतना चालाक है कि उसको पता है कि उसको एक टाइम पे सारा भोजन खत्म नहीं करना है, कल को वही मर जाएगा। अब आपको पता है बेटा कि आपको कोई मारने आ रहा है, आपको कोई खाने आ रहा है, आप वहीं खड़े रहोगे? नहीं ना, आप भी भागने की कोशिश करोगे, 9 2 11 होने की कोशिश करोगे। तो प्रे स्पीशीज भी वहीं खड़ा नहीं रहता है, वो भी भागने की कोशिश करता है। दैट मीन्स उसके पास भी कुछ मैकेनिज्म से, अडेप्टेशन से, प्रिडेशन से बचने के लिए। ठीक है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रे स्पीशीज ने इवॉल्व किए हैं बड़े सारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रिडेशन से बचने के लिए, उसके इंपैक्ट से बचने के लिए। कुछ स्पीशीज जो होते हैं इंसेक्ट्स के, फ्रॉग्स के, दे आर क्रिप्टिकली कलर्ड, मतलब कैमोफ्लैज शो करते हैं। कैमोफ्लैज का मतलब होता है अपने शरीर का रंग बदल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। जैसे गिरगिट, सबने गिरगिट देखी होगी, सब बेस्ट एग्जांपल है कैमोफ्लैज का। जहां रहती है उसका कलर ले लेती है, पहचान भी नहीं पाओगे कि वो गिरगिट है वहां पर। तो नेचर में इतने बेहतरीन एग्जाम्पल है कैमोफ्लैज के बेटा, तुम अमेज हो जाओगे। अभी मैंने रिसेंटली एक ऑक्टोपस का कैमोफ्लैज देखा था, ओ माई गॉड, आई कांट टेल यू, इतना सुंदर कैमोफ्लैज का। तुम कभी यूट्यूब पे डाल के देखना ऑक्टोपस का कैमोफ्लैज, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने बेहतरीन तरीके से उसने बॉडी का कलर ऐसे चेंज किया, पत्थर का रूप ले लिया, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि वो पत्थर है, ऑक्टोपस है, जो समुद्र के नीचे होते हैं चट्टाने। बाय गॉड, अमेजिंग। आप देखना, तो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप पहचान ही नहीं पाओगे तो कौन खाने आएगा? प्रिडेशन कौन करेगा? प्रेडेटर्स पहचान ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं हो पाते इनके प्रेडेटर से। देखो मैंने कुछ पिक्चर भी ऐड कर रखी है, ये देखो, ये देखो, देखने में लग रहा है पत्ता है बट एक्चुअली वो पत्ता नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो बिल्कुल बार्क, जब छाल का कलर है वैसा बैठा हुआ है उल्लू। ठीक है, यहां पर देखो इसकी आंखें दिख रही होंगी, बिल्कुल बार्क जैसे कलर की हैं। यहाँ सांप, बिल्कुल जो पत्तियां वत्तियां घिरी हुई हैं। ये तो फिर भी मैंने वैसे एग्जाम्पल्स ढूंढ के लगाए जिसमें आप पहचान पा रहे हो। नेचर में ऐसे हैं कि तुम पहचान भी नहीं सकते, ये इस कदर छुपे पड़े होते हैं। दैट इज कैमोफ्लैज। जहां हो, जिस इन्वायरमेंट में हो, जिस सराउंडिंग में हो, उसका कलर चेंज करके मतलब उसके जैसा कर लो, सराउंडिंग जैसा, उसको कैमोफ्लैज कहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है प्रेडेशन से बचने का। दूसरा, कुछ पॉइजनस होते हैं जिसकी वजह से उनको कोई खाता नहीं। अब खाने में भी तो स्वाद चाहिए ना, जिसमें स्वाद नहीं है, जिसमें कड़वापन है, हम भी नहीं खाते। हम में से कितने को करेला पसंद है? सॉरी, मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, और आई गेस मेरे जैसे कुछ बच्चों को भी बहुत पसंद होगा। बट कुछ बच्चे हमेशा नाक मुंह बनाते होंगे, यार मम्मी करेले की सब्जी क्यों बनाती, क्योंकि कड़वा होता है ना, स्वाद नहीं आता उनको। उनको मैगी दे दो पसंद आएगा, है ना। तो सेम गोज विद दी एनिमल्स ऑल्सो, जो स्वाद नहीं है, जिसमें जहर भरा हुआ है, वो क्यों कोई खाना पसंद करेगा? ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मोनार्क बटरफ्लाई। ये बड़ी ज्यादा डिस्टेस्टफुल होती है, बेस्वादी होती है, तो कोई भी प्रेडेटर इसको खाता नहीं है। बेस्वादी क्यों होती है? क्योंकि एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी में। ये बटरफ्लाई, ये स्पेशल केमिकल जब ये अपने कैटरपिलर स्टेज में होती है ना,
तो ये एक पॉइजनस वीड खा लेती है, जिसकी वजह से बेटा इनको ये केमिकल, ये डिसटेस्टफुल नेचर मिलता है। और ये कितना अच्छा साबित होता है आगे जाकर कि उनको खाता ही नहीं है, मस्त बच जाती हैं। तो मोनार्क बटरफ्लाई का एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया हुआ है। सेम बेटा प्लांट्स भी अपने आप को बचाने के लिए बड़ी सारी तरकीबें शो करता है। जैसे कांटे जो लगे हैं, क्यों लगे हैं? ग्रेजर से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स में हर्बीवोर्स प्रीडेटर होते हैं। 25% ऑल इंसेक्ट्स फाइटोफैगस है, मतलब वो प्लांट सैप को खाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। प्रॉब्लम पर्टिकुलरली सीवियर तब हो जाती है, एनिमल्स तो भाग सकते हैं ना, प्लांट्स तो उसी जगह पर रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स तो भाग नहीं सकते अपने प्रेडेटर से। देयरफॉर बेटा प्लांट्स ने इवॉल्व किया है बड़ा ही एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। मॉर्फोलॉजिकल में क्या है बेटा, आप देखोगे इनके पास क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, इनके पास प्रिकल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं। और केमिकल डिफेंस क्या होगा, आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनको तोड़ो तो दूध जैसा निकलता है, कैलोट्रोपिस, मदार का पेड़, ठीक है। आपने देखा होगा उसको जनरली कोई खाता नहीं, ना गाय ना बकरी, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल भी एक प्रकार का बेटा क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, प्लांट्स का बचाव का तरीका है प्रेडेशन से, ठीक है। जो थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं अकेशिया कैक्टस में, ये मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन है अपने आप को बचाने का। बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर करते हैं केमिकल्स, जिससे हर्बीवोर अगर उनको खाता है तो सिक हो जाता है, ठीक है। अब एक बार खा के तुम बीमार हो गए, अगली बार तो नहीं खाओगे ना। दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, तो एक बार उस बीमार पड़ चुका है वो, तो दूसरी बार तो खाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी मर भी सकता है बेटा वो। यू मस्ट हैव सीन वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन एबंडन फील्ड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करता है ये हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये जो कैलोट्रोपिस है। एंड दिस इज वाई आप कभी भी किसी कैटल को, गोट को उस प्लांट के आसपास चरते हुए नहीं देखोगे। और भी वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं जो प्लांट से कमर्शियल स्केल पे एक्सट्रैक्ट की जाती है, जैसे निकोटिन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकिन, ओपियम। ये प्रोड्यूस कौन करता है? प्लांट। आज हम इसको अलग अलग कमर्शियली तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं मार्केट में इन केमिकल्स को, निकोटिन और कैफीन। अदरवाइज प्लांट्स ने तो इसको अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए तैयार किया था, बट हम कहीं भी स्वार्थ अपना देख लेते हैं, फायदा है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। सबको पता है पैरासिटिज्म, इसमें पैरासाइट को बेनिफिट मिलता है, होस्ट को तो नुकसान ही होता है। और ये जो रिश्ता है ना बेटा, ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अब जो हेड लाउ, जैसे आपने देखा होगा जो डॉग्स पर पैरासाइट होते हैं दैट इज डिफरेंट, जो हमारे सर पर पैरासाइट होते हैं होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं। और इसमें भी आपको कोई इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए एक पैरासाइट जो शो करता है? फालतू फालतू के जितने भी अननेसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इनके पास मस्त एडहेसिव ऑर्गन होना चाहिए और सकर होना चाहिए। जैसे जो सर में जुएं होती है, सबको पड़ी होंगी जनरली लड़कियों को स्कूल टाइम में, ठीक है। तो उसमें देखना ऐसे, अब बाल ऐसे ऐसे सर हिलाते हो तो क्या वो निकल के बाहर आ जाते हैं? नहीं, उनकी जो पकड़ होती है ना होस्ट से चिपकने की, दे हैव अ गुड एडहेसिव ऑर्गन्स, दे हैव अ सकर्स, जिससे वो मस्त पकड़ बना करके बैठी रहती है। उनकी स्पेशल कंघी आती है, उसी से वो निकल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस हो जाएगा। हाँ, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत होगी। एक जुएं सर में आ गई ना, उससे देखो कितने कम टाइम में कितनी सारी हो जाती, मस्त, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, जिसमें एक से ज्यादा होस्ट और वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं पैरासिटिज्म को फैसिलिटेट कराने के लिए। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा हुआ है? 2 प्रकार के पैरासाइट्स। जो पैरासाइट शरीर के ऊपर होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। जैसे हमारे सर में जुएं सबने देखे होंगे ह्यूमंस के, ठीक है, वो एक्टोपैरासाइट है, ऊपर की तरफ है ना। डॉग्स जिनके घर में पेट्स होंगे बेटा, आपने देखा होगा उन पे इस तरीके का पैरासाइट दिखाई देता है, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल सरफेस पे एक्टोपैरासाइट। मरीन फिश में आपको ये दिखाई देगा एक्टोपैरासाइट। ये कस्कुटा है, अमरबेल है, पैरासाइट। ये कैलोट्रोपिस का डायग्राम आपको बताने के लिए ऐड किया था कि देखो ये होता है कैलोट्रोपिस, इसमें होता है जहर, इसलिए कोई इसको खाता नहीं, खाता है तो बीमार पड़ जाता, नहीं तो निकल लेता है।
ठीक है, तो वो सारे एक्टोपैरासाइट्स के देखो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जुएं, टिक्स, कोपोट्स और कास्कुटा। ठीक है, नेक्स्ट एंडोपैरासाइट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, इसीलिए बेटा ये ज्यादा इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि शरीर के अंदर रहते हैं तो खुद मॉर्फोलॉजी वाइज बहुत सिंप्लीफाई होते हैं। ठीक है, और इनका पूरा पूरा फोकस रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पे होता है कि अंदर जाकर के स्पोर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने से। प्लाज्मोडियम इज अ एंडोपैरासाइट, और इसकी लाइफ साइकिल भी आपने पढ़ी हो, कितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पोर्स, कितना इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ओके, ये पैरासिटिज्म इज समथिंग जो आपने एंडोपैरासाइट तो बेटा पढ़ा हुआ होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, है ना। नेक्स्ट, फीमेल मॉस्किटो को सिर्फ हमारा खून चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए, इसी वजह से फीमेल मॉस्किटो जो एनाफिलीज होती है बेटा उसको हम पैरासाइट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि पैरासाइट कहने के लिए कुछ समय तो आओ बिताओ हवेली पर, कुछ समय आओ बिताओ तो होस्ट पर, ये बताते ही नहीं है, खून को लेते हैं उड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट के लिए दे नीड टू स्पेंड सम ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय तो बिताएं, वो बिताते नहीं है, इसलिए सिर्फ वो एक वेक्टर है ना कि पैरासाइट। फिर एक बड़ी स्पेशल किस्म की पैरासिटिज्म देखने को मिलती है जिसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं बच्चों को एग्जांपल कहती हूँ कि 3 इडियट्स सबने देखी होगी। जब वायरस की एंट्री होती है साइकिल पर तो सारे हॉस्टल में जाकर के सारे बच्चों को बुलाता है फर्स्ट ईयर, है ना, जो अभी नए नए आए हैं, तो उनको कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। जैसे हम आपको स्टार्टिंग में किसी बैच में आते हो तो ज्ञान की बातें करते हैं ना, सेम चीज होती है। तो क्या बताता, लाइफ इज अ रेस, भागोगे नहीं तो लाइक ब्रोकन अंडा। एक घोंसला होता है उसके पास, कहता है किसका घोंसला है, किसका घोंसला है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि कोयल का घोंसला, क्योंकि उसमें कोयल बर्ड रहती है एक आर्टिफिशियल। तो कहता है रॉन्ग, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, कोयल अपने अंडों को कौवों के घोंसले में रखती है, और जब कोयल के बच्चे बाहर आते हैं तो दूसरे अंडों को धक्के मार के नीचे गिरा देते हैं। इसी को तो ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। अब कौवे जो क्रो है वो कोयल के बोर्ड को क्यों नरिश करती है, क्यों रखती है, वो गिरा दे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है एग में, तो उसको लगता है उसके ही अंडे हैं, तो उसका भरपूर देखभाल करती है। ठीक है, सो काइंड ऑफ पैरासिटिज्म विच इज फाउंड इन बर्ड्स, जहां पर पैरासिटिक बर्ड, ये कुकू बर्ड के लिए कह रहे हैं, कोयल बर्ड अपने अंडों को नेस्ट ऑफ द होस्ट में रखती है, मतलब क्रोस के नेस्ट में, और होस्ट पे छोड़ देती है कि उनके बच्चों को यही इंक्यूबेट करेंगे, हैचिंग वैचिंग के बाद बच्चे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट इंटरैक्शन इज एमेंसलिज्म। ये इंटरैक्शन है बेटा 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जहां पर एक स्पीशीज केमिकल सिक्रीट करके दूसरे स्पीशीज के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इसको हम एमेंसलिज्म कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म की, उसको हम अमेंसल कहते हैं। जैसे पेंसिलियम क्या है बेटा, ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक फंजाई है, ये केमिकल सिक्रीट करता है पेंसिलिन, और इस ऑर्गेनिज्म के केमिकल सिक्रीशन की वजह से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या हो जाता है, इनहिबिट। किसका? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो काम से गए, घाटा इनका हो गया, इनको ना कोई घाटा ना कोई नुकसान, जीरो। इस तरीके का एमेंसलिज्म बोलते हैं। और रीसेंट ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटीबायोटिक वाला जो मैकेनिज्म है वो कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन पर बेस्ड है, एमेंसलिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉपुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स क्या होती है, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस किस तरीके से होती है, पॉपुलेशन में इंटरैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंटरैक्शन। और बड़ा ही इजी, इट्स लाइक कहानी, यू जस्ट नीड टू नो द एग्जांपल्स कि कौन सा एग्जांपल्स किस कैटेगरी में, और रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे तो आपको पता है किसको घाटा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, घाटा वाले रिलेशन को क्या बोलेंगे, घाटा नुकसान वाले रिलेशन को क्या बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे होमवर्क। पहला क्वेश्चन है कि 2 बटरफ्लाई स्पीशीज कॉम्पीट कर रही हैं सेम नेक्टर और फ्लावर के लिए। सरवाइव करने के लिए एंड को एग्जिस्ट करने के लिए उनको कंपटीशन अवॉइड करना चाहिए। तो को एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगी वो?
प्रिडेट करने से कोएग्जिस्ट थोड़ी करेंगी। फीडिंग एट द सेम टाइम, अभी हमने पढ़ा सेम टाइम पे फीड करोगे तो कंपटीशन होगा। चूजिंग डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न, यस खाने का पैटर्न बदल लो, खाना बदल लो, ठीक है, डिफरेंट टाइम बदल लो, रिसोर्स का बंटवारा कर लो, शेयर कर लो, इससे कोएग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन? बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, नहीं, प्रिडेशन प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इट इज नेसेसिएटेड बाय द नेचर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। हमें तो सही, जो गलत है वो बताना है ना। हाँ, तो पहला वाला ही तो गलत है, बाकी तो सब सही है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करिए इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को। प्लस इज बेनिफिशियल, माइनस इज असाइन फॉर डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शन में प्लस और माइनस देखने को मिलता है? कमेंसलिज्म में प्लस और जीरो देखने को मिलेगा, कॉम्पिटिशन में माइनस और माइनस, प्रिडेशन में प्लस और माइनस, अमेंसलिज्म माइनस और जीरो। कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? प्रिडेशन। नेक्स्ट, अगर 8 ड्रोसोफिला लैबोरेटरी पॉपुलेशन में इफ 8 ड्रोसोफिला लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, 80 में से 8 मर गए, तो मैंने डेथ रेट आपको आज की क्लास में निकालना सिखाया है, होमवर्क लीजिए, हिंट दे देती हूं, चेंज अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन विच मैकेनिज्म ऑफ माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल? देखो, प्रिडेशन, सर्वाइवल, रिसोर्स, कॉम्पिटिटिव, रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग क्या करेगा बेटा? रिसोर्स पार्शनिंग से क्या होगा? कंपटीशन अवॉइड होगा, तभी तो एक साथ एग्जिस्ट कर पाओगे, तभी तो सर्वाइवल होगा। ठीक है, अमेंसलिज्म को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? -0। -0 कहां दिया हुआ है? ऑप्शन। एकदम तुरंत करना है, विदाउट टेकिंग मच टाइम। तुरंत का मतलब नहीं कुछ भी लगा दो, सही जवाब करना है -0। ये तभी होगा बेटा जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब अपने एनसीईआरटी आपके टेस्ट पर है, आपके नोट्स प्रॉपर्ली रिवाइज्ड हैं। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ NT इज इक्वल टू N नॉट। E क्या है बेटा? E क्या है? ये तुमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ा है। ठीक है, सेम इक्वेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, 4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन? स्पीशीज इंटरैक्शन कोई पॉपुलेशन थोड़ी है, रेस्ट देख लो, एट्रीब्यूट है। इंपैक्ट ऑफ इमिग्रेशन क्या होगा? 2020 का क्वेश्चन है, होमवर्क लीजिए, क्या होगा कमेंट करके बताना है। मैच करना है कॉलम 1 और 2 को, ये भी होमवर्क। तो 3 क्वेश्चन अभी तक आपको होमवर्क मिल चुके हैं। ठीक है, बिना क्वेश्चन के क्या मजा है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर के, और इतने इजी क्वेश्चंस हैं, इनको देख करके तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना जाना चाहिए कि आप हमेशा यही बोलो, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? आप नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर का 1 शॉट अलॉन्ग विद द PYQs। कहीं भी दिक्कत परेशानी हो, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, और होमवर्क के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स जरूर करने हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।